हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आया हूं अपने इस सेशन के साथ। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ डिटेल के साथ। जी हां, पूरा एक एक पॉइंट डिटेल में। क्या चीज को सर, हमारे इंस्टीट्यूट ने फाइनली आरटीपी रिलीज कर दिया है। सर, ये कौन से एग्जाम के लिए है? तो बच्चा, ये है मई 2024 के लिए। तो इस एग्जाम का जो हमारा आरटीपी है, हमारे इंस्टीट्यूट ने अब इश्यू कर दिया है। आज मैं आपके साथ हमारा पेपर नंबर 6 दैट इज एफएम एंड एसएम, इस पूरे आरटीपी के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो अपन एक एक पॉइंट पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सारे के सारे मुद्दों को यहां पर कवर करने वाले हैं। तो भाई शुरू करते हैं, चलिए। तो बेटा, सबसे पहले हमारे पास हमारा आता है एक केस सिनेरियो क्वेश्चन। केस सिनेरियो इज नथिंग बेटा, यहां पर इंस्टीट्यूट ने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के काफी सारे चैप्टर्स को इकट्ठा करके एक क्वेश्चन बना दिया। ऑल्दो उन्होंने डेटा तो सारा एक क्वेश्चन में दे दिया, बट रिक्वायरमेंट वाइज बात करें तो उन्होंने सब कुछ अलग अलग पूछ लिया। तो यही हमारा केस सिनेरियो बन गया, जहां दो तीन टॉपिक्स को मर्ज कर दिया जो हमने ऑलरेडी सारे के सारे क्लास में करे हुए हैं। बट डेटा को रीड करके एनालाइज करके आपको बेटा हर पॉइंट का आंसर देना है, राइट। तो देखिए बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पहले तसल्ली से बेटा रीड करते हैं हमारा क्वेश्चन। इट सेज हमारे सामने, AR More LLP इज अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप। बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास क्या आ गया? न्यूली एस्टैब्लिश्ड। मतलब ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं, बट क्लोजिंग स्टॉक यस इट विल बी देयर, तो हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर ऑफ अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट HDHMR, which is a substitute to conventional wood and plywood. It is an economical substitute for manufacture of furniture and home furnishing. It has been asked by a venture capitalist for an estimated amount of funds required for setting up plant and also the amount of circulating capital required. Consultant hired by the entity advised that cost of setting up the plant would be, ये देखो बेटा, cost of the plant would be ₹5 crore and will require 1 year to make the plant operational. तो एक साल तो बेटा हमारा मॉरेटोरियम पीरियड, या बेसिकली हमारा बेटा एक साल हमारा और समय लगेगा जब तक ये प्लांट एक्टिवेट होता है, चालू होता है। एंटीसिपेटेड रेवेन्यू एंड एसोसिएट कॉस्ट। तो देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको बताया यूनिट्स टू बी सोल्ड। ये हमारी सेल्स का नंबर है जो फाइनली बेचेंगे, 3 लाख स्क्वायर मीटर समथिंग। सेल प्राइस ऑफ ईच स्क्वायर मीटर, तो मल्टीप्लाई करके बेटा सेल्स वैल्यू आ गई। रॉ मटेरियल कॉस्ट बता दिया है। लेबर कॉस्ट 50 रुपए पर आर, लेबर आर पर स्क्वायर मीटर 3। तो बेटा टेक्निकली हमारे पास हमारा जो लेबर हो गया वो 150 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हो गया। क्योंकि सारी चीजें पर स्क्वायर मीटर चल रही हैं, तो हम लेबर को भी उसी टर्म्स में देखेंगे। देन कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 75 पर मशीन आर, और बेटा आपको मशीन आर बता दिया 2। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ये भी हो जाएगा 150 पर स्क्वायर मीटर। ये वाला कॉस्ट भी पर स्क्वायर मीटर निकाल लिया। 75 पर आर मशीन आर है, एक में 2 लगते हैं बेटा, वैल्यूएशन हमारे पास है। देन सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिन ओवरहेड्स 250 पर स्क्वायर मीटर, ऑलरेडी पर स्क्वायर मीटर है। ऑल राइट सर, आगे क्या बोला है बेटा? बीइंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री, फर्म विल हैव टू गिव अ लॉन्गर क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ टू इट्स कस्टमर्स। तो उधार बता दिया, डेटर्स की कैलकुलेशन का। मेंटेन अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू 15% ऑफ द कंजम्पशन, स्टॉक की कैलकुलेशन बता दी। Based on negotiation with creditors, payment period has been agreed to 1 month from the date of purchase, ये creditors का उधार। Entity will hold finished goods equal to 2 month of units to be sold, 2 महीने के बराबर का बेटा आपका स्टॉक। अच्छा, all other expenses जितने भी बच गए, paid 1 month in arrears, cash and bank 25 लाख required to be maintained। तो बेटा आपको यहां पर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी रिलेटेड डेटा दे दिया। नेक्स्ट, एंटिटी इज ऑल्सो कंसीडरिंग रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपिटल बाय आइदर ऑफ द 2 ऑप्शंस। पहला क्या है?
reducing the credit period to customers by a month which will lead to reduction in sales by 5%। आप अपने क्रेडिट पीरियड को कम कर रहे हो बेटा, ये डेटर्स मैनेजमेंट या रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का टॉपिक डाल दिया। हम अपने क्रेडिट पीरियड को कम कर देते हैं तो हमारी सेल्स भी गिर जाएगी, ये कंपनी ने एक ऑप्शन सोचा है। दूसरा, engaging with a factor for managing the receivables who will charge a commission of 2% of invoice value and will also advance 65% of receivables at 12% per annum। बेटा अब यहां इंटरेस्ट किस पर लगेगा? रिसीवेबल्स के 65% पर। अब यहां कमीशन माइनस नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन ने बता दिया है 65% ऑफ रिसीवेबल्स पर 12% आपको देना है। दिस विल लीड टू सेविंग इन एडमिन एंड बैड डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ये बेटा सेविंग भी हो गई। तो यहां पर फैक्टरिंग और बेसिकली रिसीवेबल्स मैनेजमेंट पूरा डाल दिया। आगे, entity is also considering funding a part of working capital by bank. For this purpose, bank has stipulated that it will grant 75% of net current assets as advance against working capital. Bank has quoted 16.5 rate of interest with condition of opening a current account with it, which will require 10% of loan amount to be minimum average balance। बेटा सेम पॉइंट हमने क्लास में करा हुआ है, पूरा का पूरा क्वेश्चन था, तीन चार ऑप्शंस का कंपैरिजन वाला, ये वही पॉइंट आपके पास आ गया। क्वेश्चन सारा पढ़ लिया। अब मुद्दा आता है रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि उसी के बेस पर बेटा सारा का सारा आंसर हमारा फ्रेम होगा। कहता है यू बीइंग एन फाइनेंस मैनेजर हैज बीन आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर एनम आफ्टर द प्लांट इज ऑपरेशनल। तो भाई आपको आपका प्रॉफिट निकालना है, तो चलिए 2 मिनट में बेटा कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए पहले मुझे प्रॉफिट निकालना है और मुझे क्या निकालना है, मुझे करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी निकालनी है, फिर मुझे बेटा आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी चाहिए, फिर ये एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ 2 ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपिटल, और मुझे बेटा एमपीबीएफ भी निकालना है। तो ये मुझे सारी चीजें करनी है। अब बच्चा मुझे ये सारी चीजें करनी है तो इसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तो बनानी पड़ेगी। अब सबसे पहले बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बेटा कैसे बनेगी? बच्चों हमारे पास सबसे पहले रॉ मटेरियल से कहानी स्टार्ट होगी। तो हमारा रॉ मटेरियल बेटा कैसे आएगा, मैं यहीं पर आपको शॉर्ट में बना देता हूं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल जो कि होगा 0, फिर आपके पास आएगा रॉ मटेरियल परचेज जो जनरली हमारा क्या बनेगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, और इन सब का टोटल कर कर आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। राइट। अब दोस्तों रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे, तो हमें पहले देखना पड़ेगा हमने गुड्स कितने बनाए। हमें सेल्स बता दिया है, तो बच्चों मुझे बताइए क्या मैं फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन निकाल सकता हूं? वो कैसे बन जाएगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब सेल्स है 3 लाख का, हमारे पास दोस्तों सेल्स तो आ गया 3 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक उसके लिए यहां पर डेटा दिया था कि आपको बेटा 2 महीने के बराबर का स्टॉक रखना है। तो दोस्तों ये 3 लाख जो है ये पूरे साल का है, मुझे बेटा 2 महीने का चाहिए, ओपनिंग 0, सो दिस विल गिव अस द वैल्यू। तो ये आ जाएगा 3,50,000। तो ये हमारा बच्चा प्रोडक्शन का यूनिट्स। तो अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो 3.5 लाख हो गया, और बेटा एट द रेट ऑफ कितना हो जाएगा बेटा 200 रुपए पर, तो ये हमारा रॉ मटेरियल आ जाएगा। तो अगर हम करेंगे बच्चा, सो दिस बिकम्स 700 लाख। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको बोला था कंजम्पशन का 15%, तो भाई मैं इसका 15% कर दूं तो बेटा ये आता है 105 लाख। तो यानी कि हमारा परचेजेस हो जाएगा 805 लाख। तो सबसे पहले ये समझ में आया। फिर इसके बाद आपके पास जुड़ जाएगा बच्चा लेबर। लेबर कितना था, लेबर है 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो बेटा 3,50,000 इंटू 150 हो जाएगा। तो भाई अगर हम कैलकुलेट करेंगे दिस इज 525 लाख रुपीस। लो जी ये भी आ गया।
फिर इसके बाद कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जुड़ जाएंगे बेटा, 75 रुपीज नहीं है, 150 के हिसाब से लेने हैं ये भी। तो बेटा 3.5 लाख इंटू 150, ये भी आपके पास 525 लाख, सेम कैलकुलेशन हो गई। इनको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों, वंस वी एड देम अप, तो हमारे पास यहां से निकल गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, WIP है नहीं NFC, बेटा यही हमारा COP। तो अगर हम इसको टोटल करेंगे, दिस इज 1750 लाख। अब ओपनिंग स्टॉक तो बेटा है नहीं फिनिश गुड्स का, बट यस हमारे पास दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का। वो कैसे सर, तो बेटा सिंपल, 1750 लाख इज द कॉस्ट ऑफ 3,50,000। आपको बेटा कितने का चाहिए, 50,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। सो दिस विल गिव यू द क्लोजिंग स्टॉक का नंबर। तो अगर हम यहां से कैलकुलेशन कर लें तो अपने पास आ जाएगा COGS। तो इफ वी कैलकुलेट बेटा, ये हमारे पास आता है 250 लाख। तो भाई ये आपका माइनस होके बच गया बेटा 1500 लाख, ये COGS आ गया। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी आपको बोले थे क्रेडिट वाले, 250 पर स्क्वायर मीटर। अब ये किस पर लगेंगे सर, ये लगते हैं यूनिट सोल्ड पर, यानी कि बेटा ये बन गया 750 लाख। तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई 2250 लाख। इसमें जुड़ जाएगा प्रॉफिट, जो टेक्निकली हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। एंड हमारे पास बच्चा क्या निकल आएगा, अपने पास यहां से टोटल सेल्स आएगा। सेल्स अब हमें क्वेश्चन में गिवन है, 3 लाख यूनिट बेचे हैं, 1000 रुपीज का एक है। तो इसका मतलब दोस्तों ये आ गया 3000, ये बच गया 750 लाख। तो हमारा प्रॉफिट बेटा सबसे पहले रेडी है, विच इज 750 लाख। ये हमारा बच्चा आंसर भी बन गया। चलिए एक बार इसको अब सॉल्यूशन से भी देख लेते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन पार्ट पर बढ़ेंगे, दिस इज अवर सॉल्यूशन पार्ट बेटा। ये हमारी कॉस्ट शीट, वैसे तो आंसर हमारे पास आ चुका है, हमने भी बेटा ऐसे ही बनाया था। यहां पर इन्होंने कंजम्पशन दिखाया, मैंने बेटा आपको जो क्लास में करवाया था वहां हमने परचेजेस भी निकाला था, इसलिए मैंने उस तरीके से करा। अब बाकी सारी चीजें बेटा सेम ही चल रही हैं, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 750 लाख। तो ए पार्ट तो हमारा डन हो गया। नेक्स्ट कहता है आप करंट एसेट्स निकालिए। तो बेटा आप कॉस्ट शीट बन चुकी है, इसके बेस पर सारे करंट एसेट्स में बेटा क्या क्या आएगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक आएगा, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 105 लाख। फिनिश गुड्स का स्टॉक आएगा 250 लाख। तो बेटा ये दो चीजें तो हमारी निकल चुकी हैं, ये देखिए 105 और 250, ये दो स्टॉक निकल गए। इसके बाद WIP यानी छोड़ दो। फिर बात आती है डेटर्स की। डेटर्स के लिए क्या बोला था बेटा, डेटर्स के लिए बोला था 3 मंथ आपके डेटर्स होंगे। अब डेटर्स के लिए एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि डेटर्स बेटा कॉस्ट पर, और वैसे भी हम भी कॉस्ट पर ही निकालते हैं। अब कॉस्ट कौन सी सर, टोटल। तो टोटल बेटा कॉस्ट कितनी है 2250, तो 2250 लाख पूरे साल का है, 3 मंथ्स का क्या हो जाएगा इंटू 3/12। तो लीजिए बेटा ये हमारे डेटर्स का नंबर आ गया 3/12 करके, देखिए कितना आसान है। सो यू हैव योर डेटर्स एज वेल। इसके अलावा बेटा आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमें क्वेश्चन ने बोला था जितने एक्सपेंसेस हैं वो एरियर्स में है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड बेटा कोई भी नहीं है, तो जस्ट इग्नोर। इसके अलावा कैश बोल दिया था बेटा 25 लाख का, सो ये रहा हमारा कैश 25 लाख का। तो इन सब का टोटल करके वी हैव आवर करंट एसेट्स विच इज 9,42,50,000। तो बेटा हमारा आंसर हमारे पास इसका भी रेडी हो गया। नेक्स्ट आपको बोला वर्किंग कैपिटल। अब बेटा नेट वर्किंग कैपिटल में दो आइटम एडजस्ट होंगी, एक क्रेडिटर्स और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स के लिए आपको क्लियरली बोला था कि भाई आपके क्रेडिटर्स बेटा 1 महीने के हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी 1 महीने के हैं। तो अगर मैं यहां से आपके लिए कैलकुलेशन करूं तो बताइए दोस्तों हमारे क्रेडिटर्स कितने, सर क्रेडिटर्स निकलेंगे परचेज पर, तो 805 लाख का 1/12 हो गया। और अगर हम बात करें बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब आपको बोला एक्सपेंसेस, ये नहीं बताया कौन से, तो बेटा सारे मतलब सर लेबर भी आ जाएगा, आपके मैन्युफैक्चरिंग वाले भी आ गए और आपके बेटा सेलिंग वाले, तीनों के तीनों आ जाएंगे 1/12।
तो ये आपके दोनों क्या बन गए, करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो चलिए मैं इसको आंसर में से वेरीफाई करवा देता हूं। ये देखिए बेटा 805 लाख 1/12 हो गया, और ये 18 जो भी है करोड़ हो गया बेटा 1800 लाख। तो 1800 लाख इन सब का टोटल आ गया। तो 525, 525 और 750, दिस वुड बिकम 1800 लाख। तो ये दोनों बेटा आपके नंबर्स आ गए करंट लायबिलिटीज के। करंट एसेट्स हम पहले ही निकाल चुके थे, करंट लायबिलिटी मिल चुका है। सो वी विल हैव आवर नेट वर्किंग कैपिटल। यहां से बेटा हमारा NWC निकल गया, विच इज 725416667। तो आंसर बेटा अब हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी, ये भी खत्म। तो ये 3 पार्ट तो कंपैरेटिवली काफी इजी थे। अब आते हैं बेटा फैक्टरिंग वाले पार्ट पर, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आइए जरा समझते हैं 4th और 5th पार्ट को। देखिए सबसे पहले अगर मैं 4th पार्ट की बात करूं तो आपको फैक्टरिंग रिलेटेड 2 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन बोला कि हम क्रेडिट पीरियड को बेटा 1 महीना कम कर देते हैं और सेल्स 5% गिर जाएगी। तो एक तो सेल्स गिरेगी और पैसा आपका बचेगा। तो वी कैन फाइंड आउट द इफेक्टिव कॉस्ट। सेल्स कितनी डिक्लाइन आएगी, तो भाई अभी हमारी सेल्स है बेटा 3000 लाख की, जो कि 5% कम हो जाएगा। तो बच्चा अगर हम आपके साथ करेंगे तो 150 लाख का बेटा ये वाला आपका नुकसान होगा। बदले में आपका पैसा कितना फ्री हो रहा है, तो पैसा फ्री करने के बदले 150 लाख इज द कॉस्ट। पैसा कितना फ्री हो रहा है, पहले आपका 3 महीने का क्रेडिट था, अब आप कह रहे हो 1 महीने से कम कर देंगे, तो 1 महीने से बेटा आपका पैसा फ्री हो जाएगा। तो ये देखिए बेटा सबसे पहला ऑप्शन। अब हमारा क्रेडिट पीरियड हो गया बेटा 2 महीना, पहले कितने महीने था, पहले बेटा 3 महीने था। तो अब यहां पर हमारा बेटा उधार कितना हो जाएगा, अब 2,85,000 यूनिट्स इज द न्यू सेल्स। न्यू सेल्स क्यों हो गई बेटा, 5% का रिडक्शन हो गया है सेल्स में, हमारा 5% का रिडक्शन हो गया। अब ये जो सेल्स निकल कर आई इसका बेटा हम कितना ले लेंगे, 2/12 ले लेंगे। आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, अभी हमारे पास 3 महीने का ये बनता है, इसमें से आप 5% माइनस कर दो, तो आपके पास कंपैरेटिवली बेटा ये वाला नंबर आ जाएगा। बोलो जी बोलो, आपके पास बेटा ये वाला नंबर आ जाएगा, क्योंकि सेल्स हमारी कम हो गई तो प्रोपोर्शनेट यूनिट्स कम हो जाएंगी, जिस वजह से हमारी कॉस्ट में बदलाव आ गया। अब नई कॉस्ट का 2/12, क्योंकि बेटा सेल्स कम हुई है तो दैट हैज टू बी टेकन। अब हमारा पैसा लगेगा इतना, पहले लग रहा था इतना, तो अमाउंट हमारा कितना सेव हो गया, 2 करोड़ रुपीस का अमाउंट सेव हो गया। बट इसको सेव करने के चक्कर में हमारे पास बेटा हमारा प्रॉफिट गिर जाएगा, क्योंकि अब हमारी सेल्स गिर रही है। तो हमने देखा था 3000 लाख का बेटा 5% सेल्स गिरा, बट ये तो अमाउंट गिरा, हमारा जो नुकसान होगा वो किस चीज का, इस पर जो प्रॉफिट कमाना था, तो 250 रुपए यूनिट का प्रॉफिट अब नहीं कमा पाएंगे। तो इसका मतलब नाउ वी विल बी हैविंग 37,50,000 का नुकसान। अब ये पैसा रिलीज करा और उसके बदले बेटा ये नुकसान हुआ, तो हम अपनी कॉस्ट का परसेंटेज इवैल्यूएट कर सकते हैं। वी कैन से 37,50,000 इज द कॉस्ट टू गेट दिस अमाउंट। ये अमाउंट लेने के लिए 3750 हमारे को कॉस्ट लग गया, तो बेटा प्रोपोर्शनेट हमारा परसेंटेज कितना, 18.18%। ये बेटा कैलकुलेशन हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हुआ। अगर हम क्रेडिट पीरियड कम करते हैं तो टेक्निकली हमारी कॉस्ट आती है बेटा 18.18%। अब बात करते हैं बेटा फैक्टरिंग की। वहां पर 2 चीजें बोली थी, पहला कमीशन देना है 2% ऑफ द इनवॉइस, और इस पर बेटा इंटरेस्ट देना है, साथ साथ ये वाला पैसा बेटा आपका बच जाएगा। तो अगर हम देखें हमारा खर्चा कितना है, पहले कमीशन देना है 2% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, तो बेटा ये आपका 60 लाख का कमीशन। इंटरेस्ट कितना देना है दोस्तों, आपको बताया बेटा सेल्स का 65%, 12% और 3 महीने का उधार है जो आपको पैसा मिल जाएगा,
तो आपको 58,50,000 का इंटरेस्ट। तो दो कॉस्ट हमारे पास आ गई, एक कमीशन और एक इंटरेस्ट। बट इसकी वजह से वी आर सेविंग ऑन दिस 36 लाख रुपीस। हम यहां पर 36 लाख रुपीस की बेटा सेविंग भी कर रहे हैं। तो ये सेविंग बेटा इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस। तो हमारी नेट कॉस्ट कितनी आ गई बेटा, 60 प्लस 58 माइनस दिस। तो आपकी यहां से नेट कॉस्ट आती है बेटा, ये है 60 लाख प्लस 58,50,000 माइनस आपका 36 लाख। तो अगर हम इसको करेंगे बेटा तो हमारे पास ये आता है 82.50 लाख, और बेटा यही हमारा न्यूमरेटर बन गया। तो हमारे पास पैसा आ गया 82.50 लाख और हमें मिलेगा 65% ऑफ 30 करोड़, यानी कि इतना पैसा। और ये कॉस्ट है बेटा 3 महीने की, तो पूरे साल की निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 3 इंटू 12 एनुअलाइज्ड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ये तो बेटा 3 महीना पैसा लेने की कॉस्ट है हमारी। तो एनुअलाइज्ड कॉस्ट हमारे पास आती है 16.92%। सो इस केस में हमारी कॉस्ट हो गई 16.92, कंपैरेटिवली बेटा ये हमारी कॉस्ट हो गई 18.18। तो दोनों में से अगर सिलेक्शन करना, ऑब्वियसली हम फैक्टरिंग ऑप्शन को पहला प्रेफरेंस देंगे कि भाई फैक्टरिंग इज द बेटर ऑप्शन। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बेटा, कॉम्बिनेशन ध्यान से पढ़ लेना पेपर में, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो 1818 और 1692, तो बेटा आपका करेक्ट आंसर इसका बन गया ए। दिस बिकम्स योर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 कहता है व्हाट विल बी द एमपीबीएफ बाय द बैंक एंड एनुअलाइज्ड परसेंटेज कॉस्ट ऑफ द सेम। तो आपका बैंक आपको पहले तो कितना मैक्सिमम लोन देगा, दूसरा आपका परसेंटेज कितना। अब दोस्तों कई बार बच्चे यहां कंफ्यूज हो सकते हैं कि एमपीबीएफ में नॉर्म तो बताया नहीं, तो बेटा यहां नॉर्म की जरूरत नहीं है। एमपीबीएफ का मतलब है मैक्सिमम बैंक आपको कितना दे रहा है। उसके लिए बेटा क्वेश्चन ने हमें पहले से बता दिया था, बैंक इज गोइंग टू ग्रांट 75% ऑफ द नेट करंट एसेट्स। तो जो हमारे नेट करंट एसेट्स है उसका 75%, यानी कि नॉर्म 1 हो गया प्रैक्टिकली बेटा 75% ऑफ सीए माइनस सीएल। अब ये गिवन है तो आपको दिमाग नहीं लगाना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बता दिया। तो यहां टेक्निकली नॉर्म 1 लग रहा है। तो भाई अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो एमपीबीएफ कितना बेटा, 75% ऑफ द वर्किंग कैपिटल, ये हमारा नंबर आ गया। अब एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ लोन, तो बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है 16.5%, बट साथ में बोल रहा है 10% तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर लेना। तो यानी कि बेटा जो पैसा बैंक देगा हम उसका सिर्फ 90% ही यूज कर पाएंगे। तो टेक्निकली दिस 16.5% इज द कॉस्ट फॉर 90% ऑफ द फंड। ये हमारे 90% फंड की कॉस्ट है, क्योंकि बच्चा 10% तो हमारा क्या चला जाएगा, एज अ मिनिमम एवरेज बैलेंस जा रहा है। तो हमारे पास 16.5% इज टेक्निकली 90% कॉस्ट। तो 100% की कॉस्ट कितना, सो दैट वुड बिकम 16.5 by 90%, दिस गिव्स अस 18.33%। तो ये हमारे पास बेटा आंसर बन गए 54406 वाला, और हमारे पास लास्ट में है 18.33। सो दिस बिकम्स योर आंसर। अब आपको पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो यस, ये दोनों पॉइंट्स में कई बार बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, ऑल्दो ये दोनों पॉइंट के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास। तो अब आपको मेरे हिसाब से दिक्कत वाला इशू नहीं होना चाहिए, और अगर दिक्कत भी है तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया कि दोस्त किस तरीके से हमें यह काम करना है। आई होप यहां तक पहले क्लियर है बच्चा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आया बेटा रेशियो एनालिसिस, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो नॉर्मली हमारे पास गिवन ही है हर जगह। देखिए बेटा क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रेशियोज प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस फॉर द कंपनी। तो आपको बेटा दो चीजें प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ठीक है सर। देखिए बेटा क्या क्या गिवन है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, शेयर होल्डर फंड है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है।
तो बेटा कैन आई से यहां से हम कह सकते हैं हमारी बेटा सेल्स कितनी हो जाएगी 1,20,000 इज रिप्रेजेंटिंग 40% ऑफ द वैल्यू। भाई ये हमारा ग्रॉस मार्जिन आपको दिया ही है, तो यानी कि 3 लाख रुपए की तो बेटा सेल हो गई। फिर कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है, तो बेटा ये 3 लाख का 10% सेल्स पर लग गया, तो ये आपके पास 30,000 आ गया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये बेटा 2:1 है। इसका मतलब वी कैन से पीबीआईटी अपॉन में बेटा पीबीटी इज इक्वल टू 2/1 है। अब बेटा पीबीटी हमें 30,000 गिवन है, तो हम यहां से पीबीआईटी निकाल सकते हैं विच बिकम 60,000। तो भाई मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 60 है, बिफोर टैक्स 30 है, तो इंटरेस्ट बेटा ऑटोमेटिकली 30,000। क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 80%, तो बेटा क्रेडिट सेल्स हमारे पास 3 लाख का 80% बोले तो 2,40,000 हो गया। टोटल एसेट्स टर्नओवर बता दिया, तो यहां से टोटल एसेट्स आ जाएगा। सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 0.4 है, तो मतलब 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.4 बेटा आपके पास वैल्यू आ गई 7.5 लाख के बेटा टोटल एसेट्स बन गए। इन्वेंट्री टर्नओवर यूज सेल्स एज टर्नओवर, तो बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो यहां क्या बन जाएगा सेल्स अपॉन में इन्वेंट्री। अब यहां पर बेटा ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं बेटा क्लोजिंग वाला ही नंबर ले लेंगे, तो यहां से हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल जाएगा। सो दिस वुड बिकम 3 लाख बाय 5, तो बच्चा ये निकल कर आता है हमारे पास 60,000। एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है 360 डेज पर, तो यहां से डेटर्स आ जाएंगे। क्रेडिट सेल्स है 2,40,000 और हमें बेटा 30 डेज के उधार चाहिए, तो ये हमारा 30 डेज का बेटा उधार आ जाएगा 240 इंटू 30 बाई 360, तो बेटा ये हमारे पास आता है 20,000। करंट रेशो 2:1 है, यानी कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको बता दिया। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी ये आपके पास है और टैक्स रेट 0 है। तो चलिए अब फटाफट से बेटा एक बार सॉल्यूशन से भी देख लेते हैं। तो वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 रुपए का, मार्जिन बेटा 40% है, तो सेल्स हमने पहले ही निकाल लिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 30,000 आ गया। अब हमें जो गिवन है बेटा हम आफ्टर टैक्स भी ले सकते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट वैसे तो आफ्टर टैक्स होता है, बट यहां टैक्स का रेट क्या गिवन है निल, इसलिए बेटा बिफोर टैक्स बोलो आफ्टर टैक्स बोलो एक ही बात है, क्योंकि क्वेश्चन ने पीबीटी यूज करा है इसीलिए हमने भी पीबीटी यूज कर लिया। तो आपके पास ये रेशो 2 हो गया, तो पीबीआईटी 60, इंटरेस्ट आपके पास 30 आ गया बेटा, ये हम ऑलरेडी आपके लिए निकाल चुके। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया बेटा क्रेडिट सेल्स 80 है, तो क्रेडिट सेल्स 240 हो गया। टोटल एसेट्स 0.4, सेल्स बाय टोटल एसेट्स आ गए, ये हम ऑलरेडी आपके साथ अभी निकाल चुके। इन्वेंट्री बेटा 5 है, क्वेश्चन ने बता दिया सेल्स बाय इन्वेंट्री टर्नओवर, तो आपका इन्वेंट्री 60,000 आ गया। एवरेज कलेक्शन 30 डेज है, तो बेटा 2,40,000 से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना निकल गया, इट्स 20,000 रुपीज। करंट रेशो बेटा 2 है। अब देखिए करंट रेशो इज करंट एसेट्स लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में डेटर्स इन्वेंट्री कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में बेटा आपके पास आ गए, कुछ बोला नहीं है तो आप सीएल भी लिख सकते हो, इंस्टीट्यूट ने ऑल्दो इसको क्या बोल दिया बेटा क्रेडिटर्स, हमने कहा कोई बात नहीं। तो ये आ गया बेटा करंट लायबिलिटीज ट्वाइस। इधर कैश नहीं पता, डेटर्स पता है, इन्वेंट्री पता है, ये चीज पता है, तो वी हैव अ इक्वेशन नाउ आपके पास आ गया। फर्दर लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी इज 40%। शेयर होल्डर फंड हमें पहले से बता दिया था 5 लाख, तो बेटा यहां से हमारा लॉन्ग टर्म डेट निकल जाएगा विच इज 2 लाख। अब बेटा हमें टोटल एसेट्स पता है, तो हमारी टोटल लायबिलिटी पता है। टोटल लायबिलिटी में से लॉन्ग टर्म डेट पता है, इक्विटी पता है, तो बाकी जो बच गया वो क्या बच जाएगा क्रेडिटर्स, तो वो हमने बेटा बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। टोटल एसेट्स बोल दो या टोटल लायबिलिटी दोनों बराबर होंगे, माइनस ये लॉन्ग टर्म वाले आपके, तो आपके पास बैलेंस बच गया 50,000। क्रेडिटर्स इसमें डाल के वी कैन हैव द बैलेंसिंग फिगर एज कैश बेटा आपके पास 20,000।
सारी आइटम्स आ चुकी हैं, अब बेटा बस प्लेस करना है। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था बेटा आपके लिए। सेल्स निकाल चुके हैं, सीओजीएस बैलेंसिंग आ गया, जीपी हमें पता था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा क्वेश्चन में गिवन थे, ये रहे हमारे 60,000 के ऑपरेटिंग एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो आपके पास बिफोर इंटरेस्ट वाला प्रॉफिट आ गया बेटा 60, 30 का इंटरेस्ट गया, प्रॉफिट आ गया 30। टैक्स का रोल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने जीरो कर दिया है। बैलेंस शीट, इक्विटी निकाल लिया था, लॉन्ग टर्म निकाल लिया था, करंट लायबिलिटी बोल दो या क्रेडिटर्स। तो बेटा ये बैलेंस शीट का टोटल तो हमें पता है। स्टॉक रिसीवेबल्स कैश आ गए थे, तो बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, एफए आपका बैलेंसिंग फिगर। तो एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल क्वेश्चन बच्चा। आई होप दोस्तों पहले यहां तक का सारा मैटर क्लियर। चलते हैं अब आगे बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन बेटा। कहता है कंपनी हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन 31 दिसंबर विच इज कंसीडर्ड टू बी ऑप्टिमम। बेटा ऑप्टिमम का मतलब क्या हो गया, ये हमारा बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है। अगर हम बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी टोटल कैपिटल कितनी है बेटा, 4.5, 1.5 एंड 24, दिस गिव्स अस 30 लाख। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो भाई हमारे पास ये आता है, दिस इज 15% आउट ऑफ द टोटल, ये है बेटा 5% आउट ऑफ द टोटल, तो ये ऑब्वियसली बन गया बेटा 80%। तो ये हमारा ऑप्टिमम बेटा परसेंटेज हो गया। सिमिलर क्वेश्चन हमारे स्टडी मॉड्यूल में भी है, हमने क्लास में भी करा हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो बेटा ये हमारे पास सबसे पहले क्या बन गए, हमारे बेस्ट कैपिटल के हमारे परसेंटेजेस आ गए, वेट्स बोल देते हैं। आगे, कंपनी शेयर एज अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ इतना, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन द नेक्स्ट ईयर इज 50% ऑफ द 2023 का ईपीएस। तो अगर हम एक्सपेक्टेड डिविडेंड की बात करें दैट इज हमारा D1, तो बेटा ये हमारा ईपीएस है जो गिवन है, तो इसका हाफ कर दो 3.023 इंटू 50%। तो बेटा ये हमारे पास सबसे पहले 3.023, ये बेटा हमारे पास आ गया 1.5115, ये हमारा D1 बन गया। प्राइस हमें पता है, EPS of the last 10 years is as follows, past trends are expected to continue। तो बेटा इससे हम ग्रोथ निकाल सकते हैं। अब आपको बताया था बेटा जब इतना सारा डेटा गिवन है तो लास्ट के दो नंबर ले लो, दैट इज 2.723 ग्रो होके आपका बन गया 3.023। तो यहां से वी कैन हैव द जी, दैट इज 3.023 डिवाइडेड बाय 2.723 माइनस 1, सो दिस इज 11% क्या आपका ग्रोथ आ गया, 0.11 आ रहा है तो बेसिकली 11% हो गया। इट सेज कंपनी कैन इशू 14% न्यू डिबेंचर एंड 12% न्यू प्रेफरेंस शेयर। कंपनीज डिबेंचर करंटली सेलिंग एट 99 एंड न्यू प्रेफरेंस कैन बी सोल्ड टू अ नेट प्राइस ऑफ इतना, पेइंग अ डिविडेंड ऑफ इतना। तो बेटा यहां से हमारा केपी निकल सकता है सीधा सीधा, भाई आपको 1.25 पे करना है ऑन अ बेस ऑफ 9.90, ये आपका केपी हो गया। मार्जिनल टैक्स रेट इज 50, तो बेटा यहां से हमारा केडी भी निकल सकता है। अब भाई आपका इंटरेस्ट रेट आपको 14% बता दिया है, तो अगर मैं यहां से बेटा केडी की बात करूंगा तो 14 आपका प्राइस हो गया, 50% आपका टैक्स है, इंटरेस्ट हो गया, और ये 99, ये आपका दोस्तों केडी आ जाएगा नया वाला। अब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो नए वाले डेट और नए वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो बेटा ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया नया। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास 12.63%, और अगर डेट की कैलकुलेशन करूंगा तो बेटा 7/99, ये बन गया 7.07%। पहले तो ये दोनों डन हो गए आपके। फिर कहता है ऑर्डिनरी इक्विटी एज्यूमिंग न्यू इक्विटी कम्स फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग। तो आपसे के आर पूछ रहा है बेटा, तो आप बता दीजिए के ई यहां पर कैसे निकल जाएगा, D1/P0 प्लस जी। अब D1 बेटा हम पहले ही निकाल चुके हैं 1.5115, P0 हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 रुपीज 25 पैसा, तो ये हो गया बेटा 30 रुपीज 25 प्लस ग्रोथ हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो अगर हम बच्चा इसको कंप्यूट कर दे तो आपके पास आ गया
ये लगभग 0.16 हो रहा है, दैट इज 16%, 1599666 आ रहा है, तो सो राउंड ऑफ कर दिया। तो पहला पार्ट बेटा डन हो गया। कहता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। तो बेटा केडी पता है, केई पता है, केपी पता है, इन तीनों को इन वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कर देंगे, हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए बेटा, ये हमारा केडी आ गया 7.07, केपी आ गया बेटा 12.63, यही हमने आपके साथ निकाले थे 7.07, 12.63। फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की बात करें, आपका 16%, यही बेटा हमने अभी आपके साथ वैसे भी निकाल लिया। ऑल राइट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो ये हमारे वेट्स हो गए बेटा 15%, 5%, 80%। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो अभी निकाला मल्टीप्लाई करके वी हैव अ टोटल, दिस बिकम्स द वैल्यू 14.492। तो ये आपके पास बेटा आंसर भी बन गया। नेक्स्ट, हाउ मच कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड। कहता है भाई नया शेयर इशू करने से पहले आप कितना स्पेंड कर सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन टू बी कांस्टेंट एज्यूमिंग रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ 2023 अर्निंग। तो भाई देखो, हम कितना पैसा यूज कर सकते हैं, जब तक हमारा रिजर्व एंड सरप्लस खत्म नहीं होगा तब तक यूज कर सकते हैं। तो आपका अमाउंट कितना होगा, 80% ऑफ द टोटल कैपिटल। तो जब हम कहें रिजर्व एंड सरप्लस आपका बेटा 80% ऑफ टोटल कैपिटल है। अब रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, तो आपको बोला 2023 का 50%, तो आपके पास 2 लाख शेयर है, एक शेयर पे 3.023 कमाएंगे। तो 2 लाख शेयर है, एक शेयर पे 3.023 कमाएंगे, इसका 50% आपको बचाना है, ये होगा 80% ऑफ टोटल कैपिटल। तो बेटा यहां से आपका टोटल कैपिटल निकल जाएगा जो आप रेज कर सकते हो जब आपके रिजर्व एंड सरप्लस खत्म होंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपके बेटा जितने अवेलेबल हैं वो 80% हो सकते हैं मैक्सिमम। तो अब हम कह रहे हैं नया पैसा नहीं लाना, तो ये फिनिश ऑफ करनी है, तो इसको फिनिश ऑफ करेंगे तो आप कितना कैपिटल रेज कर पाएंगे, यूनिटरी मेथड बेसिकली। तो यहां पर आपके पास कितना होगा 3.023 डिवाइडेड बाय बेटा 80%, तो ये आता है 377,875। ये आपका बेटा आंसर बन गया। ये देखिए बेटा, ये रहा 377,875। तो ये आपका अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आ गया जो 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका टोटल नंबर आपके सामने है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इन पार्ट 3 कंपनी कैन सेल ऑर्डिनरी शेयर फॉर 22, बाकी कॉस्ट ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है। तो बेटा अब हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदल जाएगा, अब कितना हो जाएगा 1.5115, अब प्राइस हो गया 22 रुपए और ये 0.11। तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बच्चा आपका बदल गया, दिस गिव्स अस 0.1787। अब ये आपके पास आ गया नया, डेट और प्रेफरेंस सेम है, वेट्स आपके पहले से पता है, मल्टीप्लाई करके एड अप करना है। तो ये देखिए बेटा, ये हमारा नया वाला इक्विटी आ गया 17.87, ये नया इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस सेम है, वेट्स आपके सेम है, मल्टीप्लाई करके टोटल करा, वी हैव 15.988 का वैल्यूएशन। सो दिस बिकम्स एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो अब आपको ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पॉइंट भी समझ में आ जाना चाहिए बेटा। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कैसे सॉल्व करा, एकदम सिंपल क्वेश्चन, पहले भी करा हुआ है, बहुत बार, सब नहीं करा होता, ये हमारे स्टडी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये। गॉट इट दोस्तों। चलिए आते हैं बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, एक और आर्बिट्रेज प्रोसेस का क्वेश्चन दे दिया इंस्टीट्यूट ने इस बार। कहता है 2 कंपनीज का डेटा है, सेम बिजनेस रिस्क है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, ईबीआईटी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये लीवर्ड है, ये अनलीवर्ड है, इसके पास डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, डेट और इक्विटी। तो देखिए बुक वैल्यू तो दोनों की सेम है। अब हमें नहीं पता कि किसकी वैल्यू ज्यादा या कम, ऑल्दो एग्जामिनर ने हिंट दे दिया है, इन्वेस्टर इज होल्डिंग 20% शेयर इन लीवर्ड। तो बेटा आर्बिट्रेज कब आएगा,
जब हम लीवर्ड से अनलीवर्ड की तरफ मूव ऑन करेंगे। वंस वी मूव फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड, देन ओनली द एडवांटेज विल कम। कैलकुलेट द इंक्रीज इन अर्निंग इफ ही स्विचेस इज होल्डिंग फ्रॉम द लीवर्ड टू अनलीवर्ड। तो अब पहले बेटा वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी ताकि हम सेल प्रोसीड्स निकाल पाए। तो पहले वैल्यूएशन की बात करते हैं। ईबीआईटी दोनों ने कमाया, इंटरेस्ट पे करा आपका ईएई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों का सेम है, तो इक्विटी की वैल्यूएशन आ गई, इसके पास एडिशनल डेट है, तो बेटा यहां पर लीवर्ड की वैल्यू ज्यादा है और अनलीवर्ड की कम है। एक की बेटा 390, दूसरे की 360, दैट बिकम्स द वैल्यूएशन पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इस कंपनी में हमारा शेयर होल्डर बेटा कितना इन्वेस्टेड है, 20%। अब हम इस कंपनी के शेयर बेचेंगे तो 3,90,000 का 20% नहीं मेरे दोस्त, आप इक्विटी बेचेंगे तो 2,40,000 का 20%, तो भाई 240 का 20%, 48,000 रुपीज आपको पहले तो मिल जाएंगे। फिर क्योंकि हमें डेट इक्विटी रेशो को सेम रखना है, अब इसके पास लिवरेज था तो हम भी बेटा पर्सनल लिवरेज क्रिएट करेंगे। 1,50,000 का 20% लोन पर ले लेंगे, यानी कि 30,000 लोन पर आ गए, तो टोटल पैसा बेटा 78,000 हो गया। अब इस पैसे से अनलीवर्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ये देखिए बेटा 48 हमारे पास था, हमने बोरो कर लिए 38, टोटल हो गया 78, जिससे शेयर्स खरीदेंगे। अब रिटर्न कितना मिलेगा, तो भाई हमारे पास ये कंपनी 12.5% का रिटर्न देती है इक्विटी पर, तो हमने 78,000 लगाए, उसका 12.5%, या आप ऐसे कह सकते हो 78,000 रुपीज हमने लगाए हैं। ये कंपनी 45,000 बांटती है फॉर 3,60,000 इक्विटी, तो आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 45,000 बाय 360। आपने पैसा लगाया 78, तो मल्टीप्लाई 78, तो भी आपका सेम ही आएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं 45,000 3,60,000 इंटू 78, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। सो यू हैव गॉट 9750। अब हमने लिया था लोन बेटा 30,000 का, उस पर इंटरेस्ट पे कर दिया, बैलेंस बच गया। अगर यही हम अपनी लीवर्ड कंपनी में रहते तो हम कितने के मालिक थे बेटा, 20% के। तो भाई यहां पर हमें 30,000 का 20% मिल जाता, या आप ऐसे भी कह सकते हो ये कंपनी 12.5% बांटती है, तो हमारी इक्विटी थी 48,000, उसका 12.5% कर लो, तो जैसे मर्जी कर लो बेटा, सब एक ही बात है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, 30,000 इंटू 20%, कंपनी 30,000 बांटती है, आप 20% के मालिक हो, तो अगेन 6,000, तो 750 रुपए का आर्बिट्रेज आपके पास आ गया। तो वैसे तो अगर पास्ट टेंस देखें, बहुत समय से ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है आर्बिट्रेज प्रोसेस का, बट ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में दिया, क्या पता है ना पेपर में आ जाए, तो भाई पढ़ना तो सब कुछ ही पढ़ता है। गॉट इट। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर भी डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अवर लिवरेज। लिवरेज में क्या बोला है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ कंपनीज प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट। तो ये मिसिंग फिगर क्वेश्चन आ गया बेटा। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट आपको पूरी बनानी है, दो कंपनीज का डेटा है, वीसी आपको बता दिया, देन फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया, इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल लिवरेज, एमओएस। बेटा एमओएस बता दिया तो हम यहां से डीओएल निकाल सकते हैं, विच इज 1/MOS। तो ये कितना हो जाएगा, 1/0.25, तो बेटा ये 4 टाइम्स आपके पास आ गया बेसिकली। सो दिस बिकम्स योर 4 टाइम्स आपका डीओएल, तो यहां से डीओएल दे दिया। इनकम टैक्स रेट गिवन है, ईबीआईटी गिवन है, तो अब इसके बेस पर अपनी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। आइए बेटा इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें, मैं आपको हमेशा बोलता हूं पहले जो जो डेटा गिवन है उसे लिख दो। जैसे अगर मैं कंपनी ए की बात करूं, मुझे वीसी गिवन है, मैं इसके आगे लिख देता हूं बेटा ये हमारा गिवन था, तो ये हमने वीसी लिख दिया। फिर उसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है
और इंटरेस्ट भी गिवन है, ये वैल्यूज हमने गिवन में डाल दी। अब गिवन क्या है, लिवरेज। तो बेटा लिवरेज गिवन है फाइनेंशियल वाला, तो ईबीआईटी हम यहां से निकाल सकेंगे। इंटरेस्ट गिवन है, लिवरेज क्या हो जाएगा फाइनेंशियल वाला, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट अवर इंटरेस्ट। ये देखिए बेटा वर्किंग नोट में हमने निकाल दिया, इट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी नहीं पता, लिवरेज पता है, इंटरेस्ट पता है, तो यहां से वी हैव अवर ईबीआईटी 17,500। अब देखिए बेटा ईबीआईटी हमने वर्किंग नोट से निकाल लिया, तो इसके आगे बेटा डिफरेंस आ गया 35, टैक्स लगाया 30%, वी हैव ईएटी, काम क्लोज। अब ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 17,500 निकाल लिया, ये पता है, तो बेटा ये हमारा क्या बन गया टेक्निकली बैलेंसिंग फिगर। और सिमिलरली सेल्स भी बेटा हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो हमारी कंपनी ए का स्टेटमेंट पूरा रेडी हो गया। चलते हैं बेटा कंपनी बी की तरफ। लेट्स सी कंपनी बी ने हमें क्या बोला है। कंपनी बी में क्या क्या गिवन है पहले तो ये देखते हैं। आपको वीसी बता दिया 50% ऑफ सेल्स, तो इसका 50% होगा। आगे इंटरेस्ट बता दिया, ईबीआईटी बता दिया, तो हमें ईबीआईटी गिवन है और हमें इंटरेस्ट भी गिवन है। तो बेटा इसके आगे का काम तो क्लोज हो गया, दोनों का डिफरेंस आ गया, ईबीटी, टैक्स लगाया, काम खत्म। अब बच गया ये वाला हिस्सा। अब इसके लिए हमें क्या गिवन है बेटा, डीओएल। मेरे को ईबीआईटी गिवन है, डीओएल गिवन है, तो मैं यहां से बेटा कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं। बेसिकली इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 14,000 इंटू 4 विल बिकम योर कंट्रीब्यूशन। देखिए 56,000। चाहो तो बेटा इसको वर्किंग नोट से बना लो। ये देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया पहले एमओएस के हिसाब से, तो यहां से हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 56। अब कंट्रीब्यूशन बेटा पता चल गया 56, ये 50% है तो ऑब्वियसली ये भी 50 है, तो सेल्स आ गया बेटा, पीवी रेशियो भी 50% होगा, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर। सो अब हमारे पास दोनों कंपनीज की इनकम स्टेटमेंट रेडी। एकदम बिल्कुल सिंपल सरल क्वेश्चन, कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं, एकदम नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन। आई होप इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। सो यहां पर एक बेसिक लिवरेज का क्वेश्चन हमारा हो गया समाप्त। चलें फिर आगे। बिल्कुल सर बढ़ जाओ, मैंने कहा आ जाइए। आप सबका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग, जो मर्जी बोल दीजिए। चलिए बेटा देखते हैं क्या कहता है। वैसे तो हमारी क्लास का ही करा हुआ क्वेश्चन है, बट हम तो बेटा अभी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी इज कंसीडरिंग रिप्लेसिंग, तो मतलब ये रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन बन गया। मैनुअली ऑपरेटेड ओल्ड मशीन विद फुल्ली ऑटोमेटिक न्यू मशीन। ओल्ड मशीन had been fully depreciated for tax purpose। बेटा टैक्स पर्पस के लिए फुल्ली डेप्रिशिएटेड है, मतलब जब आप कैपिटल गेन निकालेंगे तो उस पर्पस के लिए आपकी वैल्यू क्या लेकर चलेंगे, जीरो। यू हैव टू कंसीडर अ जीरो वैल्यू, बट हैज अ बुक वैल्यू ऑफ ₹2,50,000 ऑन 31 मार्च। बट 2,50,000 की वैल्यू बेटा इसकी बची हुई है। Machine has begun causing problem with breakdown, cannot fetch more than 40,000 if sold at present। अभी बेचेंगे तो 40,000 है। It will have no realizable value after 10 years। तो मतलब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको रियलाइजेबल वैल्यू जीरो लेनी है। कंपनी हैज बीन ऑफर्ड 150 फॉर द ओल्ड एज अ ट्रेड इन फॉर द न्यू विच हैज अ प्राइस बिफोर अलाउंस 6 लाख। तो मतलब नई मशीन 6 लाख की, पुरानी के बदले आपको 1.5 लाख और मिल जाएंगे। तो 6 लाख की नहीं है, पुरानी के बदले 1.5 लाख, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा जो जाएगा वो 4.5 लाख जाएगा अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ न्यू मशीन 10 ईयर्स, सालवेज इतना। कंपनी फॉलोज WDV मेथड डेप्रिसिएशन 10%, बट फॉर टैक्स पर्पस SLM डेप्रिसिएशन इज यूज्ड considering this is the only machine in the block of assets। अब आपको block of assets बोल दिया तो बेटा ये कॉन्सेप्ट भी अब हमें यूज करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल 50,000 will be released at the end of 10th year। अब ये एक्सपेक्टेड सेल्स कॉस्ट बता दिया बेटा। आउटपुट है सेलिंग प्राइस, देखिए आउटपुट बढ़ गया आपका
फिर एनुअल आवर्स है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट यहां पर थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा है और इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट भी आपका ज्यादा है। फ्रॉम द अबव एनालाइज वेदर द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। इनकम टैक्स रेट इज 30। बुक प्रॉफिट ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी इनकम। एस्टिमेट IRR ऑफ द रिप्लेसमेंट डिसीजन। ऑल कैलकुलेशन टू 3 डेसिमल प्लेस। तो बेटा यहां पर आपको दो चीजें करनी है। पहला तो ये एनालाइज करना है कि क्या ये काम करें या ना करें, तो उसके लिए बेटा एनपीवी निकालना पड़ेगा। फिर साथ साथ बोल दिया भाई IRR भी निकाल देना। हमने कहा ठीक है सर, जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन को। तो पहले तो जैसे हमने देखा बेटा 6 लाख आपके पास है, 4.5 लाख की मशीन, ओ सॉरी 1.5 लाख की बेटा मशीन बिक रही थी। कहां गया 1.5 लाख, आपको बोला था ये रहा। बट अब 1.5 लाख तो इसका सेल प्राइस हो गया। इसकी कॉस्ट कितनी है बेटा? इसकी कॉस्ट है 0, क्योंकि ये तो फुल्ली डेप्रिशिएटेड है। ये देखिए बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, एक ये हो गया, एक आपको ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट है। तो आपको कहता है भैया ये फुल्ली डेप्रिशिएटेड है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बेटा कितनी है? 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा? सारा का सारा प्रॉफिट। तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो सिर्फ कितना मिलेगा? 70%। टैक्स आपका 0 हो गया। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो। सेल वैल्यू बेटा आपके पास होगा 1,50,000। आपके पास इसकी बुक वैल्यू है 0, तो इसका मतलब यहां से प्रॉफिट आ गया 1,50,000। इस पर टैक्स लगेगा 30%, यानी कि 45,000। तो बेटा आपके कैश फ्लो कितने आ जाएंगे? 1,05,000। तो यहां पर डायरेक्टली भी लिख सकते हो या वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हो। तो आपके पास पहले तो इन्वेस्टमेंट आ गई बेटा 495। अब एट द एंड देखते हैं, नई मशीन बिकेगी बेटा 35 की, और इसकी स्क्रैप वैल्यू भी कितनी? 35, क्योंकि बेटा डेप्रिसिएशन आपके पास लग जाएगा। तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेटा कितना आ गया? 0, क्योंकि अब आपका ब्लॉक क्लोज हो रहा है। तो ब्लॉक क्लोज हो रहा है तो आपको बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, दोनों 0। तो आपका कैश फ्लो कितना आ जाएगा? एग्जैक्टली 35 के बराबर आ जाएगा। एग्जैक्टली बेटा 35 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास बेटा वैल्यू आ गया। ठीक है। अब यहां पर कई बार बोलते हैं बच्चे ना WDV मेथड है, बेटा मेथड नहीं है, यहां लिखा है डेप्रिशिएटेड रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब एक्चुअली ये बुक वैल्यू निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ 10 ईयर। तो वो क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप देखिए बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हर साल का डेप्रिसिएशन सेम लिया, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला था, क्या बोला था बेटा यहां पर? ये देखिए आप पढ़िए, कंपनी फॉलोज WDV बट टैक्स पर्पस के लिए SLM अलाउड है। तो हमें तो बेटा टैक्स की कैलकुलेशन मेनली करनी है, इसलिए SLM ही यूज करना है। ठीक है सर। अब एडिशनल कैश फ्लोज की बात कर लेते हैं। आउटपुट बदल गया, सेल्स रेवेन्यू बेटा एग्जिस्टिंग न्यू और ये एक्स्ट्रा। फिर मटेरियल तो बेटा आपका 5 रुपए पर यूनिट था, नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से एक्स्ट्रा खर्चा। लेबर का बेटा प्राइस भी बदल गया। ये देखिए बेटा लेबर के केस में 2800 आर एट द रेट ऑफ 50 और 2800 एट द रेट ऑफ 75। तो बेटा ये आपका ओल्ड आ गया 140 और ये आपका न्यू आ गया 210। तो डिफरेंस एक्स्ट्रा लेबर कितना लग गया बेटा? 70। फिर उसके बाद आपके पास है बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट 1 लाख और 1,75,000। तो एक्स्ट्रा बेटा 75,000 आ गया। तो आपके पास ये एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ गई 3। तो नेट आपका ये वैल्यू आ गया इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब माइनस होगा बेटा डेप्रिसिएशन कितना? सर ओल्ड मशीन टैक्स पर्पस के लिए 0 है, फुल्ली डेप्रिशिएटेड है। ओल्ड मशीन टैक्स के लिए फुल्ली डेप्रिशिएटेड है, तो बेटा उसमें तो कोई अमाउंट आएगा नहीं, सिर्फ नई मशीन का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 56,500। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स है बेटा, तो यू हैव नाउ फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डेप्रिसिएशन है तो हर साल का बेटा कैश फ्लो आपके पास आ गया। दिस इज द एवरी ईयर कैश फ्लो।
आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। अब यहां से हम बेटा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आपने यहां पर एनपीवी इन्होंने निकाला नहीं है बेटा, आपको एनपीवी निकालना पड़ेगा। ऑल्दो इन्होंने क्या लिख दिया, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो इज पॉजिटिव, ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। वो कह रहे भाई ये वाला पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है तो आपको कर लेना चाहिए, बट मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आप एनपीवी बेटा जरूर निकालें। जस्ट कंप्यूट एनपीवी कौन से वाले रेट पर बेटा, 10% पर। ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया उन्होंने यहां पर एनपीवी निकाल दिया, बट कंक्लूजन यहां दे दिया। तो आई वुड रिकमेंड कि पहले आप एनपीवी निकाल लें 10% वाला, फिर ये वाला अपना कंक्लूजन यहां पर दे दें। तो एनपीवी निकालेंगे तो बेटा कैश फ्लोज आ गए 10 साल के, ये आपके पास क्या निकल गया, आपके पास इनफ्लोज। वर्किंग कैपिटल लास्ट में आएगा, टर्मिनल वैल्यू 2 पॉइंट। अब ये पैसा मिल रहा है वर्सेस इन्वेस्ट कितना हो रहा है आपका बेटा 495 और 50, एनपीवी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है इसलिए हम रिकमेंड कर देंगे। अब दोस्तों मेरे को इससे आईआरआर निकालना है। अब एनपीवी में निकाल चुका हूं, वो पॉजिटिव आ चुका है। अब मुझे रेट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मेरा एनपीवी नेगेटिव वाला आए। तो हमने बेटा रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज। अब अंदाजे से ले लिया, मैंने आपको रिकमेंड करा था कि आप जनरली 3% का जंप लें, आप ले सकते हैं, बट इन्होंने बेटा डायरेक्टली 20 का लिया है, इट्स फाइन। 20 पर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक 3, जितना डिफरेंस कम होता है बेटा उतना आंसर मोर एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है बेटा। वैसे तो मैंने आपको बोला था जनरली पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो आपको पीवी फैक्टर दे दिए जाते हैं, क्योंकि ताकि सब बच्चे सेम नंबर्स का कैलकुलेशन करें। अदरवाइज कई बार ये वाले पीवी फैक्टर में गड़बड़ हो जाएगी, किसी ने राउंड ऑफ में गड़बड़ कर दी तो आपके आंसर में वेरिएशन आ जाते हैं। तो इसलिए नॉर्मली पेपर में ये पीवी फैक्टर गिवन होते हैं। तो अगर मान लो 10 के बाद 20 पर गिवन है, आप भी 20 पर निकाल देना, 15 पर है 15 पर, जैसा गिवन होगा वैसे कर देंगे, ठीक है बच्चा। यहां से आ गया नेगेटिव, अब एक पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, आईआरआर का कॉन्सेप्ट लगा दिया 14.14। तो भाई अब यहां कंक्लूजन दे दिया, क्योंकि आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, एक्सेप्ट मैं यहां पर प्रेफर करूंगा, आप एनपीवी लिख देंगे तो भी चलेगा कि एनपीवी पॉजिटिव है तो भी हमारे लिए सही है। आई होप दोस्तों पहले बात समझ में आ गई। आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें 2 मेन पॉइंट हैं जो मैं बार बार बोलता हूं, एक तो डिप्रिशिएटेड फुल्ली फॉर टैक्स पर्पस, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट, प्लस यहां पर एक और बता दिया, जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए डब्ल्यूडीवी एसएलएम दोनों लिख दिए। तो ध्यान रखना है बेटा, आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स के लिए एसएलएम है तो हम भी क्या यूज करेंगे बेटा, एसएलएम यूज करेंगे। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, यहां तक क्लियर हो गया। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन बच्चा। अगला आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन। इट सेज एमसीओ लिमिटेड हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख, फेस वैल्यू 10, करंट मार्केट प्राइस इज 20 रुपए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज एन एजेंडा टू पे अ डिविडेंड ऑफ 25% टू शेयर होल्डर। कंपनी एक्सपेक्ट नेट इनकम ऑफ इतना एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी ऑल्सो प्लान्स फॉर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर for a cost of 7.5 लाख which can be financed through retained earning and issue of equity share। बेटा एमएम मॉडल का सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है। डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या आर हो गया। फॉलो एमएम हाइपोथेसिस, डिटरमिन वैल्यू ऑफ द कंपनी व्हेन डिविडेंड इट डज नॉट पे डिविडेंड, इट डज पे डिविडेंड। तो बेटा अब आपको वैल्यूएशन निकालना है, तो वैल्यूएशन के लिए पहले हमें प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर हमें न्यू नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, उसको ऐड कर देंगे अपने एग्जिस्टिंग से एंड वैल्यू बेटा आपके पास निकल कर आ जाएगी। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले वैल्यू ऑफ फर्म या NP0 की अगर बात करें, सो दिस इज द वैल्यू कैलकुलेशन। भाई आपके पास n प्लस m लिख दो या डेल्टा n, ये आपका प्राइस हो गया, इन्वेस्टमेंट, अर्निंग और 1 प्लस के उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर हम यहां पर बात करें बेटा, सबसे पहले अगर कैलकुलेशन करें तो हम प्राइस निकालेंगे बेटा। आज का प्राइस 20, एक साल बाद का पता नहीं, डिविडेंड नहीं देंगे तो आपका 15% रिटर्न देना है, तो प्राइस हो गया बेटा 23। प्राइस हो गया बेटा आपका 23। अब
आपको डिविडेंड बांटना है। अब नंबर ऑफ शेयर्स बेटा कैसे निकल जाएंगे, या अगर मैं कहूं डेल्टा एन आपका, तो आपको चाहिए 7.5 लाख। आपकी कंपनी ने कितने कमाए हैं बेटा, कंपनी ने कमाए हैं 5,20,000। इसमें से डिविडेंड नहीं देना तो ये सारा पैसा इसके लिए यूज हो जाएगा, और प्राइस है बेटा 23, दैट विल गिव यू द वैल्यू। तो 755 2023 ये आता है बेटा 10,000 शेयर्स। काम खत्म हो गया, ये आपके पास आ गया। ये देखिए बेटा, ये 10,000 शेयर्स आ गए। इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस से, n प्लस डेल्टा एन माइनस आई प्लस आई डिवाइडेड बाय दिस, तो आपके पास बेटा वैल्यूएशन आ गया। इसका एक आसान तरीका बेटा मैंने आपको बताया था कि भाई n और p0 को मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। तो आपके पास 10 लाख रुपए 10 रुपए ईच, तो 1 लाख शेयर्स हो गए। 20 रुपए का एक बिक रहा है, तो 1 लाख इंटू 20 बेटा ऑटोमेटिकली 20 लाख आता है। ये आपकी करंट वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही बेटा दूसरा केस करते हैं। अगर डिविडेंड बांटेंगे, तो डिविडेंड बांटेंगे तो बेटा पहले डेल्टा एन क्या हो जाएगा, पहले प्राइस। अब D1 में बेटा 2.5 रुपए आ गया, यानी कि 25% ऑफ द 10 रुपए, तो प्राइस आ गया। अब डेल्टा एन 7.5 लाख चाहिए, 5,20,000 आपके पास पड़े हैं। इसमें से डिविडेंड बांटेंगे 2.5 इंटू 1 लाख का, 2.5 पर शेयर है, 1 लाख शेयर्स है, और अब प्राइस है 20.5, सो दिस वुड गिव अस द वैल्यू। तो अगर हम करेंगे, ये बेटा आपके पास आ गया 2,50,000, 5,20,000, और आपके पास आ गया बेटा 7,50,000। सो दिस इज 4,80,000 20.5। तो अगर कैलकुलेट करें तो बेटा ये आता है 2,3,4,1,4 पॉइंट समथिंग, तो 5 कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने शेयर्स का अगर राउंड ऑफ करा तो ऑब्वियसली मेरे आंसर में थोड़े से डिफरेंसेस आएंगे। ये देखिए बेटा 1 लाख आपके एग्जिस्टिंग, ये नए 480 बाई 2 20.5, ये आपका वैल्यू आ गया, इन्वेस्टमेंट और अर्निंग्स और उन सब की प्रेजेंट वैल्यू, अगेन इट इज 20 लाख। भाई एमएम ने कहा ही था कि हमारी वैल्यू सेम रहेगी। कभी कभी थोड़ा बहुत आंसर का डिफरेंस जो आता है वो नंबर ऑफ शेयर्स के राउंड ऑफ की वजह से आता है, वरना दोनों आंसर जनरली क्या रहेंगे बेटा, सेम। तो ये भी आपका 20 लाख, ये भी आपका 20 लाख, और एमएम ने यही बोला था कि भाई आपकी वैल्यूएशन क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। आई होप दोस्तों पहले बात समझ में आ गई। ये देखो यहां पर गिवन भी है, वैल्यू ऑफ द रिमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिविडेंड पेड, ठीक है, इज ड्यू टू राउंडिंग ऑफ एरर। आपको बता भी रखा है कि राउंड ऑफ की एरर की वजह से ये पॉइंट में दिक्कत आ सकती है। ठीक है बच्चा, दैट इज योर डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन बेटा हमारे स्टडी मॉड्यूल में भी है, हमने क्लास में भी करा हुआ है वैसे तो। PQ लिमिटेड हैज कमेंस्ड न्यू बिजनेस, तो बेटा ओपनिंग आपका 0। The following information has been ascertained for annual production of 25,000 units, which is the full capacity। अब आपको बता दिया बेटा आपकी 25,000 की कैपेसिटी है, तो बेटा सिंपल है, जिस लेवल पर यूनिट डेटा गिवन है फिक्स्ड का, उसी से मल्टीप्लाई होगा ताकि टोटल निकल सके। तो आपको बता दिया मटेरियल है, लेबर है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो दिस वुड बिकम 25,000 इंटू 35। डेप्रीसिएशन भी फिक्स्ड होता है तो 25,000 इंटू 15। सेलिंग एक्सपेंसेस 80% वेरिएबल है तो 20% फिक्स्ड है, और ये भी बेटा 25,000 वाले लेवल पर ये हमारे फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएंगे। फर्स्ट 2 ईयर ऑफ ऑपरेशन प्रोडक्शन एंड सेल्स एक्सपेक्टेड टू बी, ये बेटा प्रोडक्शन और सेल्स। अब आपको 2 प्रकार का टेबल दे दिया, तो मैंने आपको समझाया था कि भाई आप इसको प्रॉपर तरीके से बना लो। प्रॉपर तरीका कैसे सर, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स, और आपके पास दोस्तों क्या निकल जाएगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा बेटा क्लोजिंग। तो पहले साल में तो ये 0 हो गया, इट्स अ 0। प्रोडक्शन है दोस्तों 12,000 का, और हमने गुड्स बेचे 10,000 के, तो टेक्निकली 2,000 का क्लोजिंग। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा इसको अगली बार में ओपनिंग बनाना भूल जाता है, इसलिए मैं बोलता हूं इसका टेबल का रेलिवेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्शन बेटा 18,000, बेचा 19,000। यहां तो ऑल्दो एग्जामिनर ने डेटा भी ऐसा दिया है कि 18 में से 19 जा नहीं सकता, तो टेक्निकली यहां पर आपका क्लोजिंग स्टॉक 1,000।
अब ये प्रॉपर तरीके से मुझे अपना डेटा रेडी मिल गया। सेलिंग प्राइस बेटा 250, वर्किंग कैपिटल आपको बोल रहा है, रॉ मटेरियल का स्टॉक बेटा 2 महीने का, डेटर्स बता दिए, कैश है, क्रेडिटर्स बता दिए, 1 मंथ एवरेज परचेजेस का, एक्सपेंसेस ऑल 1 मंथ इन एडवांस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए यहां पर सारे। गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल विल बी इन प्रोसेस, यहां WIP भी दे दिया। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था केस स्टडी में, वहां WIP नहीं था। ऑन एन एवरेज रिक्वायरिंग फुल मटेरियल बट ओनली 40% ऑफ अदर एक्सपेंसेस, तो आपको बेटा DOC बता रहा है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन टू मेक 10% मार्जिन फॉर कंटिंजेंसीज एंड वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रिपेयर फॉर द 2 years, 2 साल का बेटा क्या बनाना है, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो पहले दोस्तों हम चलते हैं अपने आंसर पर, इधर देखेंगे बेटा सारे के सारे। अब देखिए ये वाले टाइप में आपको ये नहीं बताया कि ये जो WIP है जो यहां पर आपको 15% गिवन है, ये कैसे होगा। तो बेटा बाय डिफॉल्ट इंस्टीट्यूट ने ये माना है कि ये WIP इन प्रोडक्शन यूनिट्स में पहले से जुड़ा हुआ है। somehow your WIP is included in this। तो इंस्टीट्यूट ने जो अपना आंसर दिया है उसमें बेटा इन्होंने अलग से WIP को नहीं जोड़ा। ऑल्दो जो मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है वहां पर क्योंकि P&L बना था और नीचे WIP का पॉइंट था, या जो आज तक बाकी क्वेश्चन है उनमें जनरली WIP सेपरेटली गिवन था, तो इसलिए हम WIP को अलग से जोड़ते थे। बट यहां पर इंस्टीट्यूट ने माना है अपने सॉल्यूशन में, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है। मेरे हिसाब से प्रोडक्शन का मतलब जनरली फिनिश गुड्स को रेफर करता है, तो अगेन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, WIP अलग से ऐड ऑन होना चाहिए था। बट इंस्टीट्यूट ने अभी जो सॉल्यूशन दिया बेटा वो क्या मान के दिया है कि भाई WIP इसमें जुड़ा हुआ है। तो देखिए अब जरा इस सॉल्यूशन में, तो ये प्रोडक्शन और सेल्स का डेटा हमारे सामने आ गया। अब सेल्स यूनिट्स हमारे पास सीधा सीधा बेटा 10,000 और 19,000, ये रिस्पेक्टिव बेटा 250 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आपकी सेल्स वैल्यू आ जाती है। फिर प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो मटेरियल 12,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ बेटा 100 रुपए का आपका मटेरियल आ गया। अगेन हमने WIP अलग से नहीं जोड़ा बिकॉज वी आर एज्यूमिंग इट इज इंक्लूडेड इन दिस कंपोनेंट इटसेल्फ। फिर यहां पर हो जाएगा बेटा 18,000 इंटू 100। अब WIP हमने बाद में ऑल्दो माइनस करा है, ठीक है। फिर लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको दोस्तों यहां पर दिए थे 50 रुपीज के, तो भाई ये 50 रुपीज के हिसाब से बेटा आपकी प्रोडक्शन पर आ गया। देन यू हैव योर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब बेटा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग हमेशा किस पर, कैपेसिटी पर। आपको बेटा मैंने पहले ही यहां पर बता दिया फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग और डेप्रिसिएशन बेटा दोनों आपके इस पर, और S&D में से भी 20 जो फिक्स्ड वाला पार्ट है वो इस पर। तो ये देखिए बेटा 25,000 के हिसाब से दोनों जगह सेम। सिमिलरली डेप्रिसिएशन में भी 25,000 के हिसाब से दोनों जगह सेम। अब मैं WIP की अगर बात करूं तो WIP आपको बोला था टोटल कितना होगा बच्चा, इट इज 15% ऑफ द प्रोडक्शन फुल मटेरियल और बैलेंस 40%। तो बेटा सिंपल भाषा में देखें इसका 15% और इन 3 आइटम का 15% का 40%। सिमिलरली बेटा इसका 15 और इन सब का 15 का 40%। तो ये देखिए बेटा हमारे पास WIP की कैलकुलेशन, मटेरियल 15, लेबर मैन्युफैक्चरिंग 15 का 40, डेप्रिसिएशन 15 40। तो बेटा यही हमारी WIP की कैलकुलेशन दोनों जगह। सो दिस गिव्स अस 291 एंड 399। अब ये जो वैल्यूज है बेटा हम अपने WIP की एडजस्ट करते हैं। वी हैव नाउ ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जो ऊपर करा। अब जैसा कि मैंने बोला ये WIP ओपनिंग 0 क्लोजिंग, याद क्या रखना है बेटा ध्यान से, ये क्लोजिंग अगली बार का ओपनिंग बनेगा, नहीं बनाया तो आंसर गलत हो जाएगा। और क्लोजिंग बेटा हमने निकाल लिए। सो फाइनली वी हैव आवर NFC, और आइटम नहीं है तो बेटा COP। अब बात आएगी फिनिश गुड्स की। तो अगर फिनिश गुड्स की बात करें तो बेटा फिनिश गुड्स कितना बताया था आपको, तो 2 अच्छा ये तो मटेरियल का है। आपको बेटा फिनिश गुड्स यहां पर बोला था, कहां गया फिनिश गुड्स,
कहां गया ऊपर, ये रहा फिनिश गुड्स बेटा, हमने यहां पर निकाला था, ये देखिए क्लोजिंग आपका था 2000 यूनिट्स, प्रोडक्शन हुआ है 12000, तो ये देखिए बेटा 12000 यूनिट्स और 20000 यूनिट्स, तो आपका बेटा क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकल जाएगा 2000 यूनिट्स का, तो आपके पास है सीओपी 2759, इसमें आपने बनाए 12000 यूनिट्स। अब देखो दोनों जगह कंफ्लिक्ट करवा दिया, आपको पहले तो इस WIP को बेटा ऊपर ऐड करा नहीं अलग अलग एलिमेंट में, तो अब इसका मतलब हम ये मान रहे हैं वहां पर इंक्लूसिव हो गया, बट बाद में इंस्टीट्यूट ने जब अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाला तो भी बेटा 12000 से कर दिया। अगर आप देखोगे 2759 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2000, बेटा ये कैलकुलेशन आपके पास आती है, तो ये कैलकुलेशन कैसे आई है 2759 बाय 12 इंटू 2। अब देखो टेक्निकली ये गलत हो जाएगा भाई, या तो ऊपर गलत या यहां गलत, को एक जगह तो गड़बड़ है। अब इसलिए मेरा तरीका क्या था कि भाई ये नंबर जो है गलत है, आपका टेक्निकली सीओपी जो है बेटा वो जो निकल कर आएगा वो कैसे आएगा, इसमें इसका रिस्पेक्टिव WIP के एलिमेंट पहले जुड़ेंगे और फिर रिस्पेक्टिव WIP के एलिमेंट बेटा बाद में यहां से माइनस होंगे, जो बैलेंस बचेगा वो आपका सीओपी, और वो फिर 12000 से डिवाइड होके मल्टीप्लाई 2000, दैट शुड बी द करेक्ट वर्जन। ठीक है बेटा, बट अब ठीक है जो गिवन है हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं अभी फिलहाल, बट मेरे हिसाब से इसमें छोटा सा एरर है। तो बेटा ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, ओके वी हैव नाउ COGS, दोनों का बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ही। अब ये अगली बार का ओपनिंग बनेगा, ये कंफर्म। नाउ वी हैव सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल वाले तो बेटा जितने यूनिट्स हैं उस पर, और जो फिक्स्ड वाले हैं वो 25000 के हिसाब से। सो फाइनली यू हैव कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट और लॉस, तो ये आपका बेटा सबसे पहले P&L रेडी। अब इसके अलावा बोला था आप अपना क्या निकाल दीजिए बेटा, अपना वर्किंग कैपिटल भी निकाल लीजिए। अब वर्किंग कैपिटल के लिए यहां पर हमने क्रेडिटर्स के लिए एक वर्किंग नोट बना दिया। मैंने जो आपको क्लास में पढ़ाया था बेटा उसमें डायरेक्टली हम एक ही स्टेटमेंट में परचेज निकालते थे ताकि ये सब वर्किंग नोट की जरूरत ना पड़े। तो ये हमारा कंज्यूम्ड है, 2 महीने का स्टॉक चाहिए, आपके पास आ गया 14, परचेजेस आपका बैलेंसिंग, क्लोजिंग आपके पास निकल कर आ, क्लोजिंग बेटा आपके पास है तो इन दोनों का टोटल कर दे, ये परचेज आ गया। फिर परचेज का बेटा 1 महीने का जो अमाउंट है वो आपके क्रेडिटर्स। सिमिलरली बेटा ईयर 2 में बस यहां पर ध्यान क्या रखना है, जो भाई ये वाला क्लोजिंग है अगली बार का ओपनिंग बनेगा और बैलेंस आपका परचेजेस निकलेगा, तो उसका भी बेटा 1 महीना, यू हैव योर वैल्यूज। फिर आपको बोला था ऑल एक्सपेंसेस आर इन 1 मंथ एडवांस, तो एक्सपेंसेस में अब ध्यान क्या रखना है कि भाई डेप्रीसिएशन इज नॉट अ कैश आइटम, तो चाहे कैश निकालना है नॉर्मल, डेप्रीसिएशन आपने कंसीडर बच्चा नहीं करना, दिस इज नॉट टू बी कंसीडर्ड। तो आपके पास मटेरियल के अलग क्रेडिटर्स है, तो लेबर आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग, ये 3 आइटम की अमाउंट आएंगे। तो देखिए लेबर, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग सारे फिक्स्ड वेरिएबल टोटल, और ये 1 महीने का बेटा आपका प्रीपेड। अब इसके बेस पर फाइनली वी विल हैव आवर वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल का स्टॉक बेटा हमने ऊपर ही निकाल लिया, फिनिश गुड्स का बेटा हमने पहले ही अपने P&L में निकाल लिया, WIP भी हमने अपने P&L में निकाला था, वही वैल्यूज हम यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव रिसीवेबल्स, जो हमारे आ जाएंगे बेटा डेटर्स। अब पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस बेटा ऑलरेडी वर्किंग नोट से निकाल लिया, वी हैव मिनिमम कैश बैलेंस, टोटल एसेट्स अपने पास आ गए। अब बच्चा ये देख लीजिए, आपको अगर देखना है तो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर निकाल लिया, आपको वर्किंग कैपिटल जो बोला था यहां पर बोला था बेटा ऑन अ कैश बेसिस। अब कैश बेसिस के लिए आपको अपनी स्टेटमेंट दोबारा बनानी पड़ेगी, क्यों, हमने जब पिछली स्टेटमेंट बनाई थी उसमें डेप्रीसिएशन जोड़ दिया था, बट अब डेप्रीसिएशन के बिना बनानी पड़ेगी क्योंकि कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो भाई कैश कॉस्ट के लिए आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इन्होंने लिया, WIP में बेटा जो नॉन कैश आइटम है उनको हटा दिया, वी हैव COGS, डेप्रीसिएशन एडजस्ट
एंड आप अपने नॉर्मल तरीके से करिए जैसे आपको बताया, आपके आंसर यहां पर थोड़े से मिसमैच हो सकते हैं। रीजन मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि भाई यहां पर डेप्रिसिएशन के चक्कर में और जो WIP का एग्जम्पशन है उसके चक्कर में कुछ कुछ गड़बड़ हो सकती हैं। तो आपके पास ये आपकी वैल्यूज आ रही हैं। डेटर्स बेटा आपके किस पर आ गए, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर सेलिंग जोड़ दिए तो ये टोटल कॉस्ट आ गई, उसके बेस पर आपने अपने डेटर्स निकाल दिए। और अब की बार जब दोबारा WIP लिया तो डेप्रिसिएशन हटा दिया बाकी खर्चों के अलावा। तो यहां से आपके पास बेटा ये सारे नंबर्स बेटा रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल आपने निकाल लिया, एक ही रॉ मटेरियल है, आउटस्टैंडिंग कुछ है नहीं। सो यू हैव नेट वर्किंग कैपिटल। 10% का कंटिंजेंसी बेटा मार्जिन जोड़ा था तो वो 10% जोड़ के यू हैव योर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से इसमें कुछ गड़बड़ है तो इसको करेक्टेड वर्जन में आप करें। करेक्टेड वर्जन बेटा कैसे होगा, जब आप WIP अपने मटेरियल, लेबर और बाकी खर्चों के साथ स्टार्टिंग में जोड़ेंगे और फिर माइनस करेंगे, दैट वुड बी द बेस्ट वर्जन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा एरर है। ठीक है बच्चा, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब इसके बाद आते हैं आगे बेटा दो थ्योरी के क्वेश्चन। सबसे पहले FM में एक्सप्लेन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू प्रॉफिट। बेटा बेसिक क्लास का क्वेश्चन है ये। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट एंड अक्रूवल्स एज अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, और इसकी कॉस्ट क्या होती है। तो बेटा दो जनरल पॉइंट्स है भाई, हमें पता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ब्रॉडर है एज कंपेयर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब उसके रीजंस बेटा आपके पास क्या क्या थे कि भाई इसमें एक तो बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एम्बिग्यूटी आती है, इग्नोर करता है रिस्क, आपके दो मेजर पॉइंट आ गए। तीसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। तो ये तीन मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या बन जाता है, सुपीरियर बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड क्रेडिट और अक्रूवल्स ये वर्किंग कैपिटल के लिए होते हैं। तो भाई इनकी कॉस्ट क्या होती है, तो आप अगर इनसे सामान ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो टेक्निकली बेटा आप कैश डिस्काउंट नहीं ले रहे होंगे या फिर आपको कुछ किसी ना किसी तरीके से डिस्काउंट का मिल रहा होगा, तो वो सब जो है आपकी क्या बन जाएंगी, कॉस्ट। तो बेसिकली यहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पार्ट आता है जो हम पेबल्स मैनेजमेंट में भी करते हैं। तो यहां पर मेनली प्राइमरीली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्म आता है। तो सप्लायर एक्सटेंडिंग क्रेडिट incurs cost in the opportunity cost. Generally, the supplier passes these costs to the buyer by increasing the price or alternatively not extending cash discount facility. This is the concept for the topic. तो यहां पर आकर दोस्तों हमारा FM का पूरा RTP अब आपके साथ कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, सो दोस्तों अब हम आपके साथ SM वाले पार्ट पर स्टार्ट करते हैं। FM कंप्लीट करने के बाद चलिए सर लेट्स स्टार्ट विद द SM पार्ट। सबसे पहले बेटा MCQ क्वेश्चन हमारा केस स्टडी बेस्ड, जिसमें एक बड़े क्वेश्चन पर मल्टीपल चीजें निकाल दी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। पहले इसको रीड आउट करेंगे प्रॉपर। क्वेश्चन कहता है स्वास्थ्या अ राइजिंग स्टार इन इंडियाज डायनामिक हेल्थ केयर सेक्टर stands out as a prime example of smart strategic management. At Swasthya, the compass guiding their endeavor is compelling thought to emerge as the finest healthcare provider renowned for delivering accessible top-notch healthcare services. तो बेटा ये कंपनी का थॉट है, ओरिजिनल जो है उन्होंने जो सोचा हुआ है। आगे, this overreaching goal is not an isolated vision but a thread woven into the very fabric of the organization. इसका मतलब ये कहना चाहता है भाई ये जो कंपनी ने अपने बारे में सोचा हुआ है कि यार हमें क्या बनना है, फाइनेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर और एक्सेसिबल इस सर्विस के लिए। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है गोल बना दिया, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट करा हुआ है। सब लोग इससे वाकिफ है एंड एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स दिस, driving every fact of their operation. People of the organization play a pivotal role in this journey. They are entrusted with translating this vision into tangible outcome at the grassroots level, ensuring that local operations are aligned with the grand aspiration of becoming a healthcare leader. तो भाई बनना चाहते हैं पूरी इंडस्ट्री का लीडर। Swasthya works meticulously towards optimizing each link of the patient experience, यानी कि कंज्यूमर सर्विस पर बेटा काफी काम कर रहे हैं। From streamlining appointment scheduling to expediting test results delivery, every facet of the healthcare journey is scrutinized.
हर पॉइंट पर काम करा जा रहा है ताकि बेटा जो हमारा विजन है उसको अचीव करा जा सके। Swastia's strategy is not merely being a player in the market but about strategically positioning themselves as leaders. They proactively recognize constant innovation that could disrupt their areas of expertise. To counter this, they introduced value-added offerings such as telemedicine and wellness program. बेटा ये एडवांस में अपने आप का एज बनाने की कोशिश करी जा रही है, कॉम्पिटिटिव एज। दिस एडिशन नॉट ओनली मिटिगेट्स द रिस्क बट ऑल्सो फोर्टिफाइज देयर लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। कह रहे देखो जी, अगर जो हम सर्विस दे रहे हैं कॉम्पिटिटर आ सकता है, उससे हैंडल करने के लिए हमने ये एजेस बना लिए। वी आर गिविंग टेलीमेडिसिन एंड साथ साथ वेलनेस प्रोग्राम। Beyond competition, ensuring the quality and safety of patient care is paramount and Swasthya. Stringent hygienic protocols, equipment maintenance regime, and adherence to healthcare regulations form the cornerstone of their business. In parallel, organization meticulously undertakes regular assessment as a central element of a decision-making apparatus. This forward-looking exercise encompass identifying and assessing potential risks such as regulatory challenge, medical malpractice vulnerabilities, or shift in market dynamics, all of which could have far-reaching consequences for their objective. बेटा यहां से क्या बोल रहा है? कह रहे देखो सर, कंपनी अपने क्वालिटी और पेशेंट केयर पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, साथ साथ वो ये भी इंश्योर करती है कि भाई उसके पास सारे हाइजीन प्रोटोकॉल्स हो, इक्विपमेंट मेंटेनेंस का पूरा सिस्टम रहे और जो भी हेल्थ केयर रेगुलेशन है उनको पूरा करे। इसका मतलब बेटा कंपनी इज फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। कंपनी कह रही है भाई हमारे लिए क्वालिटी इज वन ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस। हेल्थ केयर में बेटा हाइजीन और इक्विपमेंट मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो यहीं पर ये चीजें फोकस करी जा रही हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इससे हो क्या रहा है? इससे बेटा हमारी लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म गोल है, उसको अचीव करने में क्या मिल रही है? पूरी की पूरी हेल्प हो जाएगी। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्वास्थ्य स्ट्रेटेजी इज स्टीयर्ड बाय मैकेंजी 7S मॉडल। आपके पास बेटा 7S मॉडल यहां पर लग रहा है, विच इंश्योर्स हार्मोनियस अलाइनमेंट ऑफ 7 क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्या क्या हो गया बेटा इसके अंदर? आपके पास स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, स्किल, स्टाइल एंड स्टाफ। ये 7 मैकेंजी के मॉडल्स है बेटा जो हमारे पास एप्लीकेबल होती हैं। एम्फसाइज दैट यानी कि ये हार्ड और सॉफ्ट एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहा है। सक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज कंटिंजेंट ऑन द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, reinforcing the idea that SM is not a compartmentalized process but a comprehensive activity। भाई सबको साथ लेकर चलना पड़ता है तभी आप ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हो, इंडिविजुअली आप ग्रो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्वास्थ्य's strategic journey through India's healthcare landscape is a testament to the seamless integration of core management concept, guiding its action and strategies while keeping the vision and intent at the core। अब आपसे पूछा क्या गया? तो सबसे पहले कहता है भाई आपने ये MCQ आंसर करने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। How does Swasthya's approach to premise control, including stringent hygiene protocol and equipment maintenance, contribute to their long-term objective and which concept does it align with? तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा बेटा ये सारी चीजें प्राइमरीली क्वालिटी पर फोकस कर रही हैं कि हमें अपनी क्वालिटी को एकदम टॉप नॉच बनाना है। पढ़ते हैं। रिड्यूसेस इमीडिएट कॉस्ट, बिल्कुल गलत भाई, इससे इमीडिएट कॉस्ट तो बिल्कुल कम नहीं हो रही बल्कि वो बढ़ रही हैं क्योंकि आप ये सब कंट्रोल कर रहे हो, मेंटेनेंस के ऊपर काम कर रहे हो। सेफगार्ड क्वालिटी एंड अलाइंस विद स्ट्रेटेजिक रिस्क असेसमेंट, तो हाँ ये ठीक लग रहा है। एक तो आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो, साथ साथ फ्यूचर में जो रिस्क लेवल क्रिएट होंगे उन सबका असेसमेंट आपको अभी मिल जाता है कि मेरे इक्विपमेंट डैमेज हो रहे हैं या मुझे उनको इंप्रूव करना है या बाकी चीजों पे कैसे कैसे काम होगा। एनहांस इमीडिएट प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं भाई बल्कि हमारी तो कॉस्ट बढ़ रही है। स्ट्रीमलाइंस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड अलाइंस विद वैल्यू चेन, नहीं सर वैल्यू चेन भी नहीं आ रहा,
तो यानी कि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्वालिटी रिलेटेड मैटर्स आ गए आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हाउ डज स्वास्थ्य काउंटर द रिस्क पोज्ड बाय कांस्टेंट इनोवेशन एंड डिसरप्शन इन देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। भाई इसको कैसे वो काउंटर कर रहे हैं, तो दे हैव गॉट अ प्रोएक्टिव अप्रोच, जो एग्जामिनर ने हमें बताया। इन्होंने क्या शुरू कर दिया था, टेलीमेडिसिन और वेलनेस प्रोग्राम बेटा पहले ही स्टार्ट कर दिए, ताकि हम कॉम्पिटिटिव एज पहले से ले ले, ताकि मार्केट में कॉम्पिटिटर से हमें कोई दिक्कत ना हो और हम एडवांस में मार्केट में नई चीज लाकर डिसरप्शन क्रिएट करें। एग्रेसिवली एक्वायरिंग इनोवेटिव स्टार्टअप, नहीं सर ये तो कुछ बोला नहीं था। इंट्रोड्यूसिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज, टेलीमेडिसिन एंड वेलनेस, यस ये था। डाउन साइजिंग बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दे वांट टू बिकम द लीडर। फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन अर्बन हेल्थ केयर, नहीं ये तो सबके लिए काम कर रहे हैं। तो बेटा हमारा करेक्ट आंसर बी हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, व्हाई इज द मैकेंसी 7S मॉडल सिग्निफिकेंट इन कंपनीज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच एंड विच एलिमेंट ऑफ द मॉडल इंश्योर अ होलिस्टिक अलाइनमेंट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी। तो भाई अगर हम बात करें हमारे पास मैकेंसी का कौन सा पॉइंट लग रहा है, देखिए बेटा, तो मैकेंसी के अंदर 7S है, जिसमें आपके 3 आपके हार्ड में आ गए, 4 आपके सॉफ्ट में। अब आप देखिए, फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, नहीं बेटा। एम्फसाइज अ कंपार्टमेंटलाइज्ड अप्रोच टू स्ट्रेटेजी, नहीं सर कंपार्टमेंटलाइज नहीं, बल्कि कंबाइन करके सबको साथ में लेकर चलना होता है। Ensures a comprehensive alignment of strategy, structure, system, shared value. Yes, ये बेटा सातों के सातों पॉइंट आ गए, तो यही हमारा करेक्ट बन गया बेटा मैकेंसी। ये सब साथ में अलाइन होते हैं, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपना डिजायर्ड रिजल्ट ला सकती है। सो दैट बिकम्स योर आंसर थर्ड का। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं बेटा। Why is the focus on local operations essential for Swasthya in the context of their long-term objective? And how does it contribute to their overall strategy? तो भाई आपका फोकस कहां पर आ रहा है कि भाई हमें जो ऑपरेशंस है वो अपने पास है। Reduces strategic risk by minimizing the need for strategic risk assessment, पहला पॉइंट। Aligns with their commitment to immediate profitability, सर ये तो नहीं है। It translates organization vision into tangible outcomes and aligns with their long term objective। देखिए बेटा ये कहीं ना कहीं मैच हो रहा है आपके कॉन्सेप्ट से। कैसे? आपको बोल रहा है लोकल ऑपरेशंस पर फोकस क्यों जरूरी है, तो बेटा इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हमें तो इस इंडस्ट्री का लीडर बनना है। अब लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका विजन है उसको बेटा एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ताकि वो सब चीजें आप अचीव कर पाए इंप्लीमेंटेशन में। तो यहां पर यही हो रहा है, विजन को आउटकम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। आगे बेटा, डाइवर्सिफाइज देयर पोर्टफोलियो एंड अलाइंस विद कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, तो उसकी तो बात भी नहीं करी गई है। तो करेक्ट आंसर आपका बन गया बेटा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, the case talks about scrutiny of every facet of the healthcare journey and also emphasizes the fact that people of the organization play a pivotal role in the journey, right? Based on your reading, which level of management has the most crucial part to play here to ensure the sense of customer first is embedded in the organization? तो अब आपसे पूछ रहे हैं भाई कौन सा यहां पर सबसे बेस्ट सूटेड एग्जांपल आपके लिए बन रहा है। तो देखिए बेटा आपका, तो यहां पर सबसे पहले आया टॉप मैनेजमेंट सी सूट विच सेट्स द टोन एंड स्ट्रेटेजी। ये तो बेटा टॉप लेवल मेंटेन कर रहा है, बट अगर आप यहां पर पढ़ेंगे तो हम हर एस्पेक्ट को देख रहे हैं और हमें यह पता है कि जो हमारे स्टाफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसमें टॉप मैनेजमेंट अकेला काम नहीं कर रहा, middle management, divisional manager who have the responsibility of translating strategy to real time objective। तो सर यस, मिडल मैनेजमेंट आपके विजन को एग्जीक्यूशन तक लेकर आता है, तो ये अभी तक लग रहा है, बाकी पूरा पढ़ लेते हैं। फंक्शनल मैनेजर्स हु एक्चुअली डू द वर्क, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल्थ क्रिएशन। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, मिडल लेवल मैनेजमेंट।
सर ये वो मैनेजमेंट के लेवल्स हो गए जो आपके ये सारे के सारे एस्पेक्ट की स्क्रूटनी कर रहे हैं और सारा का सारा एनालिसिस करके आपके पास उसको आपके कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअल चीजों में। सो ये आपके पास केस स्टडी नंबर 5। तो अब आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कंप्लीट हो गया, जिसमें केस स्टडी वाइज हमने पूरा एनालिसिस आपके साथ करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ABC Foundation envisages a world where every individual, regardless of background, has access to quality education, eradicating illiteracy globally. Foundation is committed to establishing 1,000 learning centers with a target to reach 1 million learners in the next 5 years. तो बेटा ये कंपनी का क्या बन गया, टेक्निकली ये हमारी कंपनी का बेटा विजन तैयार हो गया कि हमारी कंपनी क्या सोच रही है, वेयर इट वांट्स टू बी। कोर वैल्यूज एम्फसाइज क्वालिटी, एम्पावरमेंट, नॉलेज। व्हाट रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल पर्पस एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन ऑफ एबीसी फाउंडेशन। तो बेटा ये हमें कौन बताता है, ये हमें कंपनी का विजन बताता है। सो दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर बेटा, सीधा सीधा। अगला देखते हैं। कनिका, known as Desi Taylor Swift, launched the lipstick brand Kohler among intense global and domestic competition. Despite a lack of groundwork, her substantial 45 million social media following gained significant attention. Which aspect of Michael Porter's force multiplier is working in favor? तो भाई माइकल पोर्टर ने क्या क्या बोला था, भाई आपके पास थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ बायर, थ्रेट ऑफ सप्लायर, इंडिविजुअली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और आपके पास ये सारी चीजें। अब इनमें से अगर हम देखें तो भाई आपके पास एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है। इसका मतलब आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन एक नया थ्रेट बन रहे हो बाकियों के लिए, यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो इस इंडस्ट्री में जहां पर ऑलरेडी ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपटीशन है, यू आर गेटिंग न्यू, और आपको अटेंशन मिल रहा है क्योंकि आपका सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब आप बेटा कौन सी फोर्स के लिए हो गए, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट की तरह बाकी लोगों के लिए काम करोगे। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, दैट बिकम्स योर आंसर। नेक्स्ट, मुकुल फेस्ड इंटेंस कंपटीशन इन एन अनडिफरेंशिएटेड इंडस्ट्री। अनडिफरेंशिएटेड मतलब लगभग सबके प्रोडक्ट सेम है, कोई बहुत स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ यूनिक फीचर्स नहीं है, ऑलमोस्ट सबके पास सिमिलर टाइप के फीचर्स हैं। टू एड्रेस दिस ही ऑप्टेड फॉर अ कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी टू अट्रैक्ट कस्टमर। अब मुकुल ने क्या करा कि भाई हमारे पास फीचर्स तो है नहीं, तो हम कॉस्ट कट वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, मतलब हम कॉस्ट का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना लेते हैं, हम लो प्राइस पर बेचते हैं। टू अट्रैक्ट कस्टमर विद लोअर प्राइसिंग, विच फैक्टर कुड पोज अ रिस्क टू मुकुल्स कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी। तो भाई अगर आपको याद हो कॉस्ट कटिंग में प्रॉब्लम क्या आता था, अगर इंडस्ट्री में बेटा कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आ गया तो उस केस में हमारे लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस ना, इन्वेस्टिंग इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। नहीं सर, ये तो बल्कि और बेटर हो जाएगा आपके लिए, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन द इंडस्ट्री। अगर आपने ब्रेक थ्रू नहीं करा, किसी और ने कर लिया, तो वो आपसे भी कम पर बेच देगा, तो आपकी जो एडवांटेज हो बिल्कुल क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। सो दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट दोस्तों। चलिए आगे कहते हैं, क्विंटिक ऑपरेट्स इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड एंजॉयज अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द मार्केट। They have identified an opportunity to acquire a smaller company to expand their product offering. Which quadrant of Medlow's matrix would the CEO of a smaller company fall into? तो भाई मेडलोस का कौन सीईओ है, मेडलोस मैट्रिक्स क्या कहती है, आपने जिसको इंफॉर्मेशन देनी है वो कौन है, इंपॉर्टेंट लोग। तो भाई मेडलोस ने कहा था, अगर आप ध्यान से सोचो, ये जो पर्सन है स्मॉलर कंपनी का सीईओ, क्या इसका इंटरेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में उसकी सक्सेस के लिए? यस, इसका इंटरेस्ट भी हाई है,
तो भाई ये आपकी कौन सी कैटेगरी में आ गया सर? ये आपकी कैटेगरी हो गई, ये आपका की प्लेयर बन गया। इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग पे भी इफेक्ट आएगा और इसका ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो भाई इसको आपको हर तरीके से इंफॉर्म रखना पड़ेगा, इसको सब चीजों की इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। आई होप यहां तक क्लियर बच्चा। नेक्स्ट, what organizational structure is best suited for House of Jenny's strategic need for dynamic allocation of resources, ensuring each product and department is mentored, monitored and maximized via multiple leaders। तो बेटा जब आपके अलग अलग लीडर्स एक ही डिपार्टमेंट में आ गए तो कौन सा बन गया? आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बन गया। सो दैट बिकम्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों यहां पर आकर हमारे एमसीक्यू अब आपके साथ कंप्लीट हो गए सारे के सारे। गॉट इट दोस्तों? सो दोस्तों लेट अस स्टार्ट नाउ विद आवर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा क्या कहता है, ये पहले चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। एबीसी फार्मास्यूटिकल्स, a leading pharmaceutical company, is in the process of formulating its strategic intent. Top management of ABC Pharmaceutical wants to define company's future direction, objectives and goals. Their aim is to create a vision that sets the organization apart and provides a roadmap for future growth. ABC Pharmaceutical aspires to enrich the lives of people by producing high quality products at competitive prices and wants to become the world's leading company by 2030. Based on this context, draft a vision and mission statement that could be formulated by top management. तो बेटा अब सबसे पहले हमें विजन बनाना है। विजन की अगर हम बात करें तो इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, कि कंपनी पहुंचना कहां चाहती है। तो बेटा कंपनी कहां पहुंचना चाहती है? प्रैक्टिकली देखें तो ये भाई वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी बनना चाहती है। तो इसका मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर हो गया बेटा सबसे पहले तो, कि भाई हम तो ग्लोबली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री कंपनी बनना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एनरिचिंग द लाइव्स ऑफ पीपल, भाई हमें लोगों की जिंदगी को बेटर कर रहा है। अब ये कैसे होगा? बाय प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। तो बेटा यही आपका क्या बन जाएगा? मेन विजन का पॉइंट बन गया। चलिए अब इसको देख लेते हैं बेटा यहां पर कैसे है। तो अब कंपनी ने हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा बेटा? विजन के बारे में। तो पहले हमने विजन के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि विजन का मतलब क्या होता है। फिर हमने क्या लिख दिया? इसका विजन, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल इनोवेशन enriching the lives of people by providing high quality, affordable and accessible pharmaceutical products. This becomes the vision of the company. Similarly बेटा मिशन पहले इसके बारे में लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? Explains the reason for the existence of the farming society. अब ये क्या बन जाएगा बेटा? अगर हम इसके देखें मिशन स्टेटमेंट में सबसे पहले improve well-being of individuals and communities by relentlessly pursuing excellence in research, development and manufacturing। भाई यही तो हम चाहते हैं ना हमारे विजन से। Committed to producing safe, effective and sustainable medicines that address unmet needs and enhance the quality of life। तो हम लोगों की लाइफ को बेटर करना चाहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट बेटा अल्टीमेटली उसी से आ गए। और फाइनली बच्चा हम क्या करेंगे बेटा? देखिए, थ्रू इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड एथिकल प्रैक्टिस एम टू मेक अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन ग्लोबल हेल्थ केयर एंड बिकम द ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ द पेशेंट्स। तो ग्लोबल लीडर बनने की बात भी यहीं से हमारे पास निकल के आ गई। तो तीनों पॉइंट्स बेटा हमारे यहां पर कवर हो गए। ठीक है जी, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, एक स्टडी बेस्ड। नेक्स्ट आता है बेटा 8, एक सिंपल क्वेश्चन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिफाइन करिए और इसकी लिमिटेशंस बताइए। तो बेटा अब आपको ये बेसिक सा पॉइंट है, एसएम क्या होता है? पूरा का पूरा प्रोसेस है जिससे सारे काम होते हैं। लिमिटेशंस में क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक कॉस्टली प्रोसेस है और अनप्रेडिक्टेबल है। बट स्टिल instead of so much limitations it is necessary to implement them. That is the main answer बेटा। तो ये देखिए बेटा 8th क्वेश्चन हमारे पास।
SM का पहले मीनिंग लिख दिया, मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग विजन, ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी, वही सारी बातें बेटा जो हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ी हैं, ठीक है। अब ये बेसिक है स्टडी मॉड्यूल से अपने नॉर्मल। अब यहां पर क्या हो गया बेटा, इसके लिमिटेशंस, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में होता है, इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस और अनप्रिडिक्टेबल कंपटीशन। तो ये 4 पॉइंट्स आपके बन गए बेटा लिमिटेशंस के, जो हमारे सामने जनरेट भी हो गए। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट बोलता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, पहले केस स्टडी बेस्ड। रिया शर्मा owns a confectionery business in Jaipur, specializing in homemade chocolate and candies. Despite holding a substantial market share in the central region, her business has experienced declining sales of products over the last few years. Concerned about the market dynamic, Ria consults a management expert for guidance. Consultant recommend a comprehensive understanding of the competitive landscape. तो बेटा यहां पर आपसे मेनली कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में बात करवाएगा कि आपको कंपटीशन कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसका क्या क्या करना है। एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय रिया टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप टू एड्रेस द सेल्स डिक्लाइन। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है जल्दी से बताइए। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, फिर दूसरा बेटा अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, ये आपका थर्ड पॉइंट। चौथा वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। बाद में इन सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके यू कैन मेक द एनालिसिस एंड टेक द पर्टिकुलर डिसीजन। आई होप पहले पॉइंट समझ में आ गए। तो ये सीधे सीधे स्ट्रेट पॉइंट क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टेक्निकल है नहीं। तो देखिए बेटा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के स्टेप्स क्या क्या। तो पहला आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करो और इन सारे पॉइंट्स को बेटा क्या कर दो, इंफॉर्मेशन को टुगेदर। अब यहां पर फाइनली अब आप क्या कर सकते हो, इंटरफेरेंस ड्रॉ कर सकते हो एंड उससे आपको पता चल जाएगा कि कहां पर लैग आ रहे हैं, कहां पर गैप्स आ रहे हैं, जिनको एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप फुलफिल करके अपनी आगे बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो। सो दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, हाईलाइट इट्स रेलेवेंट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बेटा कैसे बनता था एक्सपीरियंस कर्व, दिस इज हाउ योर एक्सपीरियंस कर्व स्टार्ट्स। अब इसी चीज को बेटा स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल पॉइंट तो है नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो लर्निंग कर्व की तरह आपके पास होता है अकेन टू अ लर्निंग कर्व। ये आपके पास क्या बताता है बेटा कि जैसे जैसे आप एक काम को मल्टीपल बार करते जाएंगे आपकी एफिशिएंसी और सारी उसको काम करने के तरीके से आपके बेटा बेटर इंप्रूवमेंट आते जाएंगे और आपकी कॉस्ट भी अल्टीमेटली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो दैट इज व्हाट वी से। तो वी लर्न एज वी ग्रो, जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे ग्रो। मैंने एग्जांपल भी देता हूं, जैसे आप जितनी बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही बार आपको टाइम क्या होता जाएगा, कम लगना शुरू हो जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना टाइम कम आपका होना शुरू हो जाएगा। तो यही आपका एक्सपीरियंस कर्व है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, दैट इज द सिंपल थिंग। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये आपके पास नॉर्मल सा पॉइंट है, ये एकदम सिंपल वही क्लास वाली चीजें, मतलब एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ एज सच कोई एक्सप्लेनेशन का ज्यादा स्कोप है नहीं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की मेरे साथ कोई जरूरत पड़े। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। एबीसी लिमिटेड इज अ बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट चीपली मैन्युफैक्चर्स सॉफ्ट ड्रिंक। प्रोडक्ट्स आर प्राइस्ड ऑन द लोअर साइड। अभी यानी कि कंपनी बेटा अभी लोअर प्राइस पर काम कर रही है, अभी उसके प्राइस लेवल कम है, ठीक है। विच हैज मेड द कंपनी अ लीडर इन द बिजनेस। तो कॉस्ट स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं लग गई है, कॉस्ट की आपके पास एडवांटेज आ गया है। Currently, it holds 35% of the market share. R&D of the company developed the formula for manufacturing sugar-free beverages. भाई कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक नया प्रोडक्ट बना दिया। इट इज अ न्यू प्रोडक्ट, शुगर फ्री बेवरेजेस। अब इनमें कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं हो रखा है। ऑन सक्सेसफुल ट्रायल एंड अप्रूवल बाय द कंपिटेंट अथॉरिटीज, कंपनी वॉज ग्रांटेड
टू मैन्युफैक्चर शुगर फ्री बेवरेजेस। तो मतलब अप्रूवल्स वगैरह भी सारे आ गए हैं और कंपनी ने बना भी दिया। दिस कंपनी इज द पायनियर टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट, यानी कि बेटा ये सबसे पहली कंपनी बन गई। यानी कि यहां पर बेटा हमने अपने प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया। वी आर गोइंग फॉर अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। वी हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू प्रोडक्ट टोटली। आगे, विच आर सोल्ड एट रिलेटिवली हायर प्राइस। ऑब्वियसली हमारे पास एक ऐसा डिफरेंशिएशन है जो अभी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। सो वी कैन रिलेटिवली चार्ज हायर प्राइस फॉर दिस। अगर कंज्यूमर एक्सेप्ट करता है और कंज्यूमर की नजरों में ये यूनिक है, ये 2-3 कंडीशन फुलफिल होंगी, तभी बेटा हम ये वाला प्रोडक्ट आपके इसको चार्ज कर सकते हैं हायर रेट पर। दिस न्यू प्रोडक्ट हैज बीन एक्सेप्टेड वाइडली बाय अ क्लास ऑफ कस्टमर। बाय कस्टमर भी इसको अप्रूव कर रहे हैं, मतलब कस्टमर्स की नजरों में भी ये यूनिक है। सो डिफरेंशिएशन आपका सक्सेसफुल हो गया। These products have proved profitable for the company. Obviously प्राइस ज्यादा होगा, आपको बताया। Identify strategy employed by the company and mention what measures could be adopted to achieve the employed strategy. तो ये आपके पास बेटा पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, आपके पास यहां पर बेटा कौन सी स्ट्रेटेजी लग रही है? इट्स अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी जो लग रही है। तो आपको उसी से लिंक कर सारी बातें लिखनी है। देखिए बेटा यहां पर, तो एबीसी लिमिटेड हैज ऑप्टेड फॉर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। कंपनी ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट करा है R&D में, तभी ये फॉर्मूला बेटा बना है। अब दे आर पायनियर्स एंड सर्व स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स दैट आर नॉट मेट बाय अदर कंपनीज। तो इसका मतलब दे कैन चार्ज रिलेटिवली हायर प्राइस। न्यू प्रोडक्ट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द कंज्यूमर। तो कस्टमर की नजरों में ये यूनिकनेस है, तो तभी बेटा ये क्या बन गया? डिफरेंशिएटेड and unique product enables to charge relatively higher for its product, hence making higher profits। तभी बेटा आपके पास प्रॉफिट भी ज्यादा है और कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी आ रही है। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? तो देखिए बेटा, अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, ऑफर यूटिलिटी टू द कस्टमर एंड मैच प्रोडक्ट विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एलिवेट और इंप्रूव परफॉर्मेंस, वो तो आपको करते ही रहने पड़ेंगे बेस्ड ऑन द फीडबैक, high quality product or service for buyer satisfaction, rapid innovation to keep up with the environment, taking step to enhance brand image, fixing product price based on the features and buying capacity। तो डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर आपको बेटा ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो एक जनरल पॉइंटर्स बन गए। मेन यहां था आइडेंटिफाई करना कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मेन पॉइंट था। ठीक है दोस्तों, चलिए let's move on to the next 12th question। says there are 4 specific criteria of sustainable competitive advantage that firms can use to determine those capabilities that are known as core competencies। explain। तो अब आपको core competencies के बारे में बताना है। तो core competencies के बेटा 4 पॉइंट क्या थे? सबसे पहला वैल्यूएबल होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, उसके अलावा बेटा कॉस्टली टू इमिटेट, एंड चौथा नॉन सब्सटीट्यूटेबल। अगर ये 4 फीचर्स आपके पास है तो यू आर हैविंग अ कोर कॉम्पिटेंसी, है ना। यही आपको पॉइंट्स बेटा यहां पर एक्सप्लेन करने हैं। देख लीजिए बेटा, 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या क्या हो जाएंगे बेटा? वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सस्टेनेबल। आपके पास ये होने चाहिए। तो भाई ये आपके पास तीनों चारों पॉइंट आ गए, वैल्यूएबल, रेयर और आपके पास कॉस्टली और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। तो ये आपके पास चारों के चारों पॉइंटर्स का मीनिंग आ गया। एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के चैप्टर पर। क्वेश्चन नंबर 13, XYZ Corporation is a multinational conglomerate operating in various industries. They have a diverse portfolio of business including a leading customer electronic division, growing e-commerce platform, mature industrial machinery division and a newly established software development unit. Which division of the corporation would most likely be classified as a star in BCG share matrix? अब देखिए बेटा, BCG मैट्रिक्स में हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन थे, स्टार, कैश काउस, क्वेश्चन मार्क और डॉग्स। ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पर थे? मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के बेस पर।
अब स्टार्स कौन से थे? वो थे बेटा हाई मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ रेट पर। तो ये दोनों चीजें आपके पास आती हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऐसा तो दी नहीं है। लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मतलब यहां पर हमारा ग्रोथ मार्केट शेयर तो ज्यादा है, तभी हम लीड कर रहे हैं बेटा। मैच्योर इंडस्ट्रियल डिवीजन, भाई ये तो हमारे पास कभी भी हमारा स्टार बनेगा नहीं, ये तो ऑलरेडी मैच्योरिटी वाला हो गया, कैश काउज वाली कैटेगरी में चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अब बच गए दो बेटा लड़ाई के लिए, ग्रोइंग ई कॉमर्स और न्यूली एस्टैब्लिश सॉफ्टवेयर। अब देखो, हमें ये बताए ये अभी ग्रोइंग है, ग्रोइंग का मतलब है अभी ये इतना ज्यादा मार्केट शेयर में नहीं है, जबकि ये बोल रहा है एक नया हमने एस्टैब्लिश कर दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ई कॉमर्स, दोनों वैसे तो जनरली हाई ग्रोथ वाली मार्केट है अगर हम आज की रेट में कंपैरिजन करें, यहां पर हमें बोला गया। अब ये देखिए पहले हमारा आंसर देखिए बेटा क्या कहता है। पहले अब हमें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। तो बीसीजी में 4 कैटेगरी हो गई बेटा, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डॉग्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट। स्टार के बारे में बता दिया, हाई मार्केट शेयर इन अ हाई ग्रोथ मार्केट, दोनों चीजें आ गई। अब हमारे को बोला गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट इज डिस्क्राइब्ड एज न्यूली एस्टैब्लिश्ड, सजेस्टिंग दैट इट इज ऑपरेटिंग इन अ हाई ग्रोथ मार्केट। भाई अब आपके पास यहां पर बोल रहा है ये आपने न्यूली एस्टैब्लिश करी है, तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, दैट्स व्हाई द कंपनी इज गोइंग इनटू दिस। Additionally, potential for high market share can be inferred if the unit is strategically positioned to become a leader in the software development. भाई आप चाहोगे ना कि इसकी हमारी जो पोजीशनिंग है वो एक हाईएस्ट मार्केट शेयर में जाए, तो हम तो चाहेंगे कि ये हाईएस्ट मार्केट शेयर में जाए। अभी तो न्यूली एस्टैब्लिश्ड डिवीजन है और आपने स्टार्ट कर दी है, तो इसका मतलब आपका मार्केट शेयर कंपैरेटिवली अभी ज्यादा और ग्रोथ रेट तो है ही है यहां पर। तो इस वजह से क्या बन गया बेटा, आपके पास आपकी स्टार बन गया। फ्यूचर में जाकर ये स्टार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश काउज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और स्टार्स के अंदर इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा चाहिए ताकि आप ग्रोथ कर पाए, और फ्यूचर में बेटा ये क्या बन जाएगा, कैश काउज। सो दैट बिकम्स योर पॉइंट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी अपोजिट ऑफ एक्सपेंशन। तो बेटा यहां पर हमें स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, डू नथिंग न्यू, भाई आपको नया नहीं करना, जो चल रहा है वो चलता रहे। ये प्राइमरीली मैच्योरिटी फेज में ज्यादा लगाई जाएगी, जब आपके पीएलसी में यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट कहां पहुंच गया, मैच्योरिटी फेज पर पहुंच गया। जबकि एक्सपेंशन एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है, ये कहेगा मुझे तो और बढ़ना है, बिजनेस को ग्रो करवाना है। सो इन दोनों को आपको यहां पर सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है। देख लेते हैं बेटा। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इंटेंडेड टू सेफगार्ड द एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। तो आपको बेटा जो चल रहा है उसको मैनेज करवाना है, ठीक है बेटा। डू नथिंग स्ट्रेटेजी आ गया। फिर उसके बाद ऑन द अदर हैंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के बारे में बता दिया। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स रीडिफाइनिंग ऑफ बिजनेस, ये सारा का सारा पॉइंट। तो एक जनरल कैटेगरी का बेटा क्वेश्चन आपके पास आ गया, बिल्कुल सिंपल वाला, ठीक है। ऑल राइट सर, आते हैं बेटा लास्ट चैप्टर पर, क्वेश्चन नंबर 15। York investors recognizing the importance of aligning its organizational element with strategic objectives has strategically invested in training programs, technology and communication systems. The company aims to enhance the skills and capabilities of its workforce through comprehensive training. Simultaneously, investors leverage cutting-edge technology to streamline operations and improve efficiency. Investment in communication ensures seamless collaboration in information flow. Identify and explain used by this. तो बेटा यहां पर हम सारे रिसोर्सेस को कंबाइन कर रहे हैं। तो यहां पर बेटा मैकेंसीज के 7S का मॉडल यूज हो रहा है। आपकी कंपनी बेटा स्ट्रैटेजिकली काम कर रही है, उसके अलावा स्ट्रक्चर पे काम कर लिया कि हमारा कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अलावा अपने सिस्टम्स को इफेक्टिव बना रहे हैं हर तरीके से। उसके अलावा बेटा वैल्यूज आपस में शेयर, स्टाइल ऑफ वर्किंग, स्टाफ और साथ में स्किल्स,
तो ये 7S मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर हमें बेटा 7S मॉडल्स को बस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये देखिए बेटा, कंपनी इज इंप्लीमेंटिंग मैकेंजी 7S मॉडल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मॉडल फोकसेस ऑन 7 इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स, हार्डेस्ट और सॉफ्टेस्ट। अब ये क्या बन गया बेटा, 1 2 3 स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। ये 3 तो हमारे हार्डेस्ट में आ गए, और शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ स्किल, बेटा ये सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट वाले में आ गए। तो हमें इनको जनरल एक्सप्लेन करना है, दैट बिकम्स द आंसर। नाउ द लास्ट, व्हाई इज चेंज मैनेजमेंट क्रूशियल ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सम की स्ट्रेटजीज फॉर नेविगेटिंग चेंज इफेक्टिवली। तो भाई एक तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और आपको बेटा क्या क्या फोकस करना पड़ेगा, किन किन स्ट्रेटेजीज या मुद्दों पर काम आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बेटा हमें चेंज चाहिए क्यों, उसका बदलाव का रीजन बता दो, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दो। फिर आपको ऑलवेज कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन का सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डालना पड़ेगा। सब लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जरूरत क्यों है, इसका इंपैक्ट क्या आने वाला है, किसके ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। नेक्स्ट, अब इन सबको जब करेंगे, जब कोई भी बदलाव आता है तो देयर विल बी सम रेजिस्टेंस एज वेल। भाई लोग इसको अपोज भी करेंगे, उनको कंफर्ट जोन से हो सकता है कईयों को बाहर आना पड़े, तो हमें रेडी फॉर रेजिस्टेंस भी रहना है। नेक्स्ट, आपके पास था इंप्लीमेंट चेंज ग्रेजुअली। ऐसा नहीं है आपने कल ही सारे बदलाव कर दिए, जो बदलाव है उनको समय दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इंप्लीमेंट करिए, ताकि सब लोग उससे नॉर्मली इजीली एडजस्ट हो पाए। एंड लास्ट, आपको बेटा ट्रेनिंग और हेल्प भी देनी पड़ेगी, जो भी आपके बदलाव है उनसे। तो ये सब स्ट्रेटेजीज का यूज करके आप चेंज मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट बिकम्स योर आंसर बच्चा। यहां पर ये देखिए बेटा, स्पेसिफाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेट, रेजिस्टेंस, इंप्लीमेंट चेंज ग्रेजुअली एंड ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। सो दैट बिकम्स द आंसर। सो फाइनली यहां पर आकर बेटा हमारा पूरा का पूरा ये आरटीपी अब कंप्लीट हुआ। आई नो वर्किंग कैपिटल वाले में थोड़ा सा गड़बड़ है, बट ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, आप उसको अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल प्रिपरेशन। विल सी यू सून गाइस, बाय बाय।